हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल जुडिशरी प्रेप हब। देखिए, हम कर रहे हैं अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम की तैयारी, दैट इज JDS-JLO, जिसमें लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 पूछे जाने वाला है। ठीक है, अगर आप किसी भी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें ये एक्ट पूछे जाने वाला है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। जितने भी स्टूडेंट मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है, अपने अस्त्र शस्त्र लेके बैठ जाइए। और ये है हमारे अस्त्र शस्त्र। ठीक है, देखिए, जब भी हम मैदान में उतरते हैं तो बिना वेपन्स के नहीं उतरते हैं। हम एक स्टूडेंट है और हमारा वेपन यही है। ठीक है, साथ में आपको लेना है अपना एक पेन, जिसको हम अंडरलाइन करते हुए चलेंगे जो भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होंगे, और इंडेक्स में आके हम उस कीवर्ड को फिर नोट डाउन भी करेंगे। ये हमारा पैटर्न है पढ़ने का। आप ये सोचिए कि आप डायरेक्ट कोचिंग क्लास में बैठे हैं और आपको डायरेक्ट पढ़ाया जा रहा है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं आपको पूरा एक एक सेक्शन कवर करा रही हूँ। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट इस एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं वो ही इस वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि एक एक सेक्शन कवर कराऊंगी और एक एक चीज क्लियर कराती हुई जाऊंगी। आप कोई जंप नहीं करूंगी। ठीक है, ताकि एग्जाम जब आप एग्जाम में अपीयर हो रहे हो तो आपको पता चले कि हाँ, ये तो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था। कोई भी एस्पेक्ट ऐसा ना हो जहां पर आपको ये लगे कि ये हमने पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, अब देखिए हमने कहां तक कवर कर लिया था। हमने कवर कर लिया था सेक्शन 9 तक। ठीक है, और आपको और एक बात बता देती हूँ, जो ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हम इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मोड्स में पढ़ते हैं। ठीक है, पीडीएफ भी हमारी दोनों मोड्स में रहती है। साथ के साथ हम हर सेक्शन के साथ MCQ सॉल्व करते हुए जाते हैं, जैसे कि ये रहा। ठीक है, तो अब आप अपना बेयरक्ट खोल लीजिए, एक बार शॉर्ट रिवीजन करते हैं। ठीक है, देखिए सेक्शन 3 में तो वैसे भी आपको पता है सेक्शन 3 हमारा किससे रिलेट कर रहा था। ठीक है, सेक्शन 1 से देखिए, सेक्शन 1 हमारा क्या था, शॉर्ट टाइटल और एक्सटेंट। जल्दी जल्दी से कर लेते हैं। सेक्शन 2 क्या था कि ये कहाँ कहाँ अप्लाई होता है एक्ट। ठीक है, सेक्शन 3 क्या था, डेफिनेशन। फिर सेक्शन 4, 5, 6 रेड विद सेक्शन 9, ये हमारा SIA से रिलेटेड था। 7 में क्या था, एक्सपर्ट। ठीक है, 7 में क्या था, एक्सपर्ट। और 8 में हमारा क्या था, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का फाइनल डिसीजन। और 4, 5, 6 को हमने रेड विद 9 किया था, क्योंकि SIA के बारे में बात हो रही है। सेक्शन 4, 5, 6 में SIA के बारे में हो रही है, लेकिन SIA को एग्जाम्प्ट कर सकते, अर्जेंसी के केस में SIA को एग्जाम्प्ट भी कर सकते हैं, वो सेक्शन 9 में कहा गया था। ठीक है, अब हम आ जाते हैं सेक्शन 10 में। सेक्शन 10 किस बारे में बात करता है, सेफ गार्ड ऑफ फूड सिक्योरिटी। देखिए, अगर आप चैप्टर 3 देखेंगे तो इसकी हेडिंग क्या है चैप्टर 3 की। चैप्टर 3 देखो, अपना बेयरक्ट आप ओपन कर लीजिए। ठीक है, बेयरक्ट के साथ ही पढ़ेंगे, विदाउट बेयरक्ट नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो सेक्शन ये जो चैप्टर 3 है किससे रिलेटेड है, स्पेशल प्रोविजन टू सेफ गार्ड फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा की रक्षा हेतु विशेष प्रावधान। अब देखिए सेक्शन 10 किससे रिलेटेड है। सेक्शन 10 कहता है सेफ गार्ड ऑफ फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा का संरक्षण। अब देखिए इसके अंदर 4 तो सबसेक्शन होंगे, एक प्रोविजो। अंडरलाइन करते हुए जाना है। देखिए सबसेक्शन 1 किससे रिलेटेड है, एक जनरल रूल की बात कर रहा है। क्या जनरल रूल है, इरिगेटेड मल्टी क्रॉप लैंड कैन नॉट बी एक्वायर्ड। ठीक है, आप मल्टी क्रॉप्ड लैंड को, इरिगेटेड वर्ड भी याद रखना, इरिगेटेड मल्टी क्रॉप लैंड, इसको आप एक्वायर नहीं कर सकते। क्योंकि इस एक्ट में हम क्या पढ़ रहे हैं कि गवर्नमेंट और पब्लिक पर्पस के तहत किसी भी लैंड को एक्वायर कर सकते हैं। फिर हमने वो प्रोसेस पढ़ा, SIA कंडक्ट कराएंगे, फिर SIA को एग्जामिन करने के लिए एक एक्सपर्ट ग्रुप है, वो एक्सपर्ट ग्रुप फिर बताएगा कि आपको ये अप्रूवल को रिजेक्ट करना चाहिए, अप्रूव करना चाहिए। लेकिन उसकी ये रिकमेंडेशन को गवर्नमेंट मानने के लिए बाध्य नहीं है, वो चाहे तो उसको एक्सेप्ट कर सकती है या फिर कंटिन्यू कर देगी प्रोजेक्ट को। ये सारी जितने भी आप सर्वे कर रहे हैं, स्टडीज कर रहे हैं, या आपको लोकल लैंग्वेज में वहां के लोगों के लिए जो अफेक्टेड फैमिलीज है वहां की, या अफेक्टेड एरिया है, उन लोगों के लिए इसको लोकल लैंग्वेज में अवेलेबल कराना है। ये हमने सारी चीजें पढ़ी। अब सेक्शन 10 ये कह रहा है कोई ऐसी भूमि है जिसपे बहुत फसलें क्या है उगाई जाती हैं, बहुफसली भूमि है और सिंचित है। ठीक है, इरिगेटेड मल्टी क्रॉप लैंड है, उसको आप एक्वायर नहीं कर सकते। ठीक है, उसका अधिग्रहण इस अधिनियम के तहत नहीं हो सकता। सो व्हाट यू हैव टू मार्क, इरिगेटेड मल्टी क्रॉप लैंड। ठीक है, इसका मतलब सिंचित बहु फसली भूमि, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है, तो हमें पता रहेगा कि हमने सब सेक्शन 1 में क्या पढ़ा था। ठीक है, अब देखिए सबसेक्शन 2 किससे, अगर इसकी इजी अंडरस्टैंडिंग, सरकार को ऐसी उपजाऊ कृषि भूमि की रक्षा करनी चाहिए जहां एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जाती
है, ये इसकी इजी अंडरस्टैंडिंग है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे ऐसा खेत जिसमें रबी में तो गेहूं और खरीफ में धान उगाया जाता है, तो ये कैसी लैंड हो गई, ये मल्टी क्रॉप लैंड हो गई। कि जब क्या है रबी गेहूं में जिसमें रबी में गेहूं और जब खरीफ है तो उसमें धान उगाया जा रहा है, इसीलिए इसको बहुफसली सिंचित भूमि कहलाती है। अब देखिए सबसेक्शन 2 इसका क्या कहता है। सबसेक्शन 2 कहता है मल्टी क्रॉप्ड इरिगेटेड लैंड कैन बी एक्वायर्ड ओनली इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। तो जो हमने सबसेक्शन 1 पढ़ा वो एक जनरल रूल पढ़ा हमने, उस जनरल रूल का अपवाद है ये सेक्शन 10 का सबसेक्शन 2। ये क्या कह रहा है, बहुफसली सिंचित भूमि का अधिग्रहण केवल असाधारण परिस्थितियों में, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में आप क्या कर सकते, इस लैंड को एक्वायर कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इस वर्ड को अंडरलाइन कर लीजिए, एज अ लास्ट रिजॉर्ट। ठीक है, अंतिम विकल्प के रूप में किया जाना चाहिए कि इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, हमें ये इसी लैंड को, इसी मल्टी क्रॉप जो लैंड है इसको ही एक्वायर करना पड़ेगा, इसके बाद हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तब इस एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में क्या होगा कि आप उस मल्टी क्रॉप लैंड को क्या कर सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं। मैंने आपको इस सबसेक्शन 2 का जिस्ट बता दिया और मैं सिर्फ जिस्ट ही बताऊंगी, ठीक है, एसेंस बताऊंगी कि बेसिक सेक्शन में लिखा क्या है। अब देखिए, तो देखिए सरकार को ऐसी भूमि लेने से पहले सभी अन्य विकल्पों पर भी विचार करना होगा। अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टोटल एक्विजिशन ऑफ सच लैंड इन अ डिस्ट्रिक्ट और स्टेट कैन नॉट एक्सीड द लिमिट नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। ये क्या कह रहा है, सेक्शन ने ये भी क्लियर कर दिया कि आप जिले या किसी भी राज्य में अगर आप ऐसी भूमि का अधिग्रहण कर भी रहे हैं तो क्या कुल अधिग्रहण सरकार द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक नहीं हो सकता। तो आप कितनी लैंड एक्वायर कर सकते हैं, मल्टी क्रॉप लैंड वाली, इसकी लिमिटेशन को नोटिफाई करना होगा गवर्नमेंट को। ठीक है, तो क्या है, टोटल एक्विजिशन ऑफ सच लैंड इन अ डिस्ट्रिक्ट और स्टेट कैन नॉट एक्सीड द लिमिट नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, अगर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने बता दिया कि आप इससे ज्यादा इसको एक्वायर नहीं कर सकते तो फिर आप नहीं करेंगे। तो आपको एक और बात याद रखनी है कि आपको नोटिफाई करना है गवर्नमेंट को, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को नोटिफाई करना होगा। ठीक है, जैसे कि इफ द गवर्नमेंट फिक्सेस अ लिमिट ऑफ 500 हेक्टर्स इन अ डिस्ट्रिक्ट, एक्विजिशन बियॉन्ड दैट लिमिट कैन नॉट बी मेड। यदि किसी सरकार ने, ठीक, यदि सरकार ने किसी जिले में 500 हेक्टेयर की सीमा तय कर दी है तो उसके अधिक फिर भूमि अधिकृत नहीं की जा सकती। 500 हेक्टेयर की जो ये बात की जा रही है, ये किस लैंड के रिगार्डिंग की जा रही है, मल्टी क्रॉप लैंड के वर्डिंग। ठीक है, याद रखना, हर एक छोटे पॉइंट को याद रखना है आपको। अब देखिए सबसेक्शन 3 किस बारे में बात करता है। सबसेक्शन 3 कहता है इफ मल्टी क्रॉप लैंड इज एक्वायर। सबसेक्शन 1 ने क्या कहा, एक्वायर नहीं करेंगे। सबसेक्शन 2 ने क्या कहा, जितनी लिमिट है। सबसेक्शन 2 क्या कहे, आप लिमिट भी लिख लेना। ठीक है, लिमिट है तो आप क्या कर सकते हैं, इस मल्टी क्रॉप लैंड को क्या कर सकते हैं, एमसीएल ऐसे ही लिख लो, लिमिट लिख दो। ठीक है, एरो डाल के एमसीएल लिख दो, एरो डाल के लिख दो एक्वायर। ठीक है, कि आप इस मल्टी लैंड को एक्वायर कर सकते हैं। सबसेक्शन 1 में कैसे लिखो, मल्टी क्रॉप लैंड और उसके आगे लिख दो नॉट एक्वायर। ठीक है, आप उसको एक्वायर नहीं कर सकते। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो न्यू होंगे तो मैं उनको बता देती हूँ इस तरीके से। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे अब इसके कीवर्ड्स लिख दिए हैं और जैसे ही आपको टाइम मिलता जाए तो इंडेक्स में भी लिखते हुए जाना। अब देखिए ये सेक्शन कहता है मल्टी क्रॉप लैंड को एक्वायर किया जाएगा। ठीक है, एक्वायर किया जा सकता है देन ईदर एन इक्विवेलेंट एरिया ऑफ कल्टीवेबल वेस्टलैंड मस्ट बी डेवलप्ड फॉर एग्रीकल्चर। ध्यान से समझना, उतना ही क्षेत्रफल की, ठीक है, जितनी आपने एक्वायर की है भूमि, उतने ही क्षेत्रफल की कृषि योग्य बंजर भूमि को कृषि के लिए विकसित किया जाएगा। इसका मतलब कोई बंजर भूमि है लेकिन उस बंजर भूमि को आप कृषि योग्य बना सकते हैं। तो जब आप उस कृषि योग्य भूमि को उसी कृषि योग्य भूमि को एक्वायर कर रहे हैं तो इस बंजर भूमि को अब कृषि योग्य बनाना पड़ेगा आपको। ठीक है, वाइस वर्सा चल रहा है, ये याद रखना। फिर दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, एंड और उसी इक्विवेलेंट एरिया, ये नहीं कि कम कर रहे हो आप 500 हेक्टेयर तो आपने लैंड एक्वायर कर ली, वो भी मल्टी क्रॉप लैंड को आपने एक्वायर कर लिया, 500 हेक्टेयर और 200 हेक्टेयर की जो बंजर भूमि है उसी को विकसित करने में लगे हो, नहीं, उतनी ही इक्विवेलेंट लैंड। तो इक्विवेलेंट लैंड को आप क्या कर लो, अंडरलाइन कर लो। ठीक है,
और दूसरा क्या कह रहा है इसका पॉइंट, एन अमाउंट इक्वल टू द वैल्यू, वैल्यू इक्वल एरिया और इक्वल वैल्यू, दोनों ही वर्ड को आप अंडरलाइन कर लो, ठीक है। इक्वल एरिया और इक्वल वैल्यू ऑफ द एक्वायर लैंड मस्ट बी इन्वेस्टेड इन एग्रीकल्चर फॉर इंप्रूविंग फूड सिक्योरिटी, ठीक है। जितनी भूमि आपने अधिग्रहित की है, जितनी भी भूमि को आपने एक्वायर करा है, उसके भूमि के जो वो भूमि है उसके मूल्य के बराबर, ठीक है, उसकी राशि कृषि क्षेत्र में निवेश की जाएगी ताकि खाद्य सुरक्षा बढ़ाई जा सके, ठीक है। आपको याद रखना है, ठीक है, एक उतना ही एरिया आपको जो है वेस्ट लैंड को कल्टीवेबल बनाना है, उतनी ही इक्विवेलेंट एरिया जो कि वेस्ट लैंड है उसको आपको क्या करना है, कल्टीवेबल बनाना है, और उतना ही अमाउंट वैल्यू उसको आपको लैंड में इन्वेस्ट करनी है, ठीक है, एग्रीकल्चर इंप्रूविंग फूड सिक्योरिटी के लिए। अब देखिए, इफ फर्टाइल लैंड इज लॉस्ट, अगर उपजाऊ भूमि समाप्त हो जाती है, ठीक है, तो गवर्नमेंट मस्ट कंपनसेट बाय क्रिएटिंग न्यू एग्रीकल्चर रिसोर्सेज। हमने अभी पढ़ा कि अगर आपने क्या करा है, उपजाऊ भूमि समाप्त कर रहे हैं क्योंकि आप लैंड एक्वायर कर रहे हैं, आप कोई भी पब्लिक पर्पस के लिए हाईवे बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो तो लैंड हमारी चली गई, लॉस्ट हो गई, समाप्त हो गई। अब तो सरकार को उसी की भरपाई के लिए कृषि विकास के माध्यम से, तो सरकार को उसकी भरपाई, जो हमारी लैंड चली गई है उसकी भरपाई कृषि विकास के माध्यम से करनी होगी, इक्विवेलेंट एरिया और इक्विवेलेंट वैल्यू के, ठीक है। ये जैसे कि 100 हेक्टेयर फर्टाइल लैंड को एक्वायर कर लिया है तो 100 हेक्टेयर की जो कल्टीवेबल वेस्ट लैंड है उसको डेवलप किया जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपने दो वर्ड याद कर लिए, इक्विवेलेंट एरिया, इस तरीके से आप क्या है अंडरलाइन कर लेना, ठीक है, और उसके सामने उसके कीवर्ड्स को लिख लेना। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। और पता है, जब मैं आपको ये बार बार शो करती हूँ कि आपको ऐसे करना है, इसका मतलब ये है कि मैं आपको ये इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ कि आपको भी ऐसा करना पड़ेगा क्योंकि मैं भी कर रही हूँ, ठीक है। तो अगर मैं आपके एग्जाम के लिए इतना सीरियस हो सकती हूँ तो आपको तो बहुत ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। इसलिए अगर आप सोच रहे हैं कि बस हमने लेक्चर सुन लिया काम खत्म, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक अच्छे स्टूडेंट बनिए। देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, और ये बात मैं हमेशा बोलती हूँ। अगर शॉर्टकट करके अगर आपको लग रहा है कि आप सफल हो जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होता है। व्हाट डज सेक्शन 10 सबसेक्शन 4 सेज, अब ये सेक्शन क्या कहता है, ये सबसेक्शन क्या कह रहा है, ये सबसेक्शन कहता है इवन वेयर द लैंड इज नॉट मल्टी क्रॉप इरिगेटेड लैंड, एक्विजिशन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड इन अ डिस्ट्रिक्ट और स्टेट कैन नॉट एक्सीड द लिमिट नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। अब इस सेक्शन को आप किससे लिंक विद कर दो, सेक्शन 10 के सब क्लॉज 2 से, क्योंकि उसमें बात की गई थी अगर आप मल्टी क्रॉप लैंड है तो उसको नोटिफाई करना होगा, लेकिन इसने क्लियर कर दिया कि अगर वो मल्टी क्रॉप लैंड नहीं भी है और सिर्फ वो एक एग्रीकल्चर लैंड है तो उसकी भी जो लिमिट है उसको गवर्नमेंट को नोटिफाई करना होगा। तो इसको भी आप याद रख लेना, ठीक है। अगर कोई ऐसा केस है कि वो सबसेक्शन 1 में फॉल नहीं हो रही है, मल्टी क्रॉप लैंड नहीं है, acquisition of agricultural land in aggregate for all purpose in a district or state shall in no case exceed such limit of the total net zone area of the district or state as may। तो ठीक है, यहाँ पर क्या है, नोटिफाई करना पड़ेगा अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को, कौन सी लैंड को, जो एग्रीकल्चरल लैंड है। तो आपको ऐसे क्या, इसके आगे आप क्या लिख लो, नॉट MCL, ठीक है, नॉट मल्टी क्रॉप इरिगेट, नॉट मल्टी क्रॉप लैंड, लेकिन फिर उसको आप एरो डाल के लिखिए कि क्या है, फिर भी आपको नोटिफाई करना है गवर्नमेंट को। इफ नॉट मल्टी क्रॉप लैंड स्टिल नोटिफाइड बाय एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ठीक है। इतना बहुत है, इस तरीके से तैयारी कर रहे हो, मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। अब देखिए, भले ही भूमि बहुफसलीय सिंचित भूमि ना हो, फिर भी जिले या राज्य में कृषि भूमि का कुल अधिग्रहण सरकार द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक नहीं हो सकता, ठीक है। The law protects agricultural land generally, not only multi-crop land, ठीक है। यह कानून केवल बहुफसली भूमि ही नहीं बल्कि सामान्य कृषि भूमि की भी सुरक्षा करता है। अब यह माइंड में आपको हमेशा याद रहेगा, ठीक है। एग्जाम्पल, गवर्नमेंट में फिक्स दैट नॉट मोर देन अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ टोटल कल्टिवेटेड लैंड कैन बी एक्वायर्ड। तो क्या सरकार निर्धारित कर सकती है कि कुल बोई गई जो भूमि का केवल एक निश्चित प्रतिशत ही अधिग्रहित किया जा सकता है, ठीक है। जो कल्टीवेटेड लैंड है, बोई गई भूमि, अवसर इतना ही आप परसेंट क्या कर सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं, अधिग्रहित कर सकते हैं। अब देखिए इसका प्रोविजो क्या कहता है, प्रोविजो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मार्क कर लीजिए। ये प्रोविजो कहता है द प्रोविजन ऑफ द सेक्शन 10 डू नॉट अप्लाई टू लीनियर प्रोजेक्ट्स। अब इसके सामने आप
लीनियर प्रोजेक्ट्स लिख लीजिए, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि ये जो अभी हमने जितना कुछ पढ़ा ना, ये लीनियर प्रोजेक्ट्स में अप्लाई नहीं होगा। लीनियर प्रोजेक्ट्स क्या है? रेलवेज, हाईवेज, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स, इरिगेशन कैनल्स, पावर लाइंस और सिमिलर कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं तो वो। अब देखिए, दिस प्रोजेक्ट्स पास थ्रू लॉन्ग स्ट्रेचेस ऑफ लैंड, ठीक है। ये जो परियोजनाएं होती है लंबी दूरी तक फैली होती हैं। अब हाईवे बना रहे हैं तो छोटा सा तो हाईवे बनेगा नहीं, इसके लिए आपको क्या है, बहुत लॉन्ग स्ट्रेचेस ऑफ लैंड चाहिए। सो स्ट्रिक्ट लिमिट अंडर सेक्शन 10 आर नॉट अप्लाइड। तो जो इतना स्ट्रिक्ट प्रोविजन आपने दिया है सेक्शन 10 के अंदर, आप उसको अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जब अगर आपने बोला कि जितनी लैंड एक्वायर कर रहे हैं उतने ही आपको जो है वेस्ट लैंड को कल्टीवेबल बनाना है। अब हम तो नेशनल हाईवे बना रहे हैं, अब इतनी लैंड कहां से बंजर भूमि को कल्टीवेबल कर पाएंगे? तो इन सब लीनियर प्रोजेक्ट्स में ये सेक्शन 10 क्या है, अप्लाई नहीं होता। देखिए एग्जाम्पल एग्जैक्टली आ भी गया। अ नेशनल हाईवे पासिंग थ्रू मैनी विलेजेस कैन एक्वायर एग्रीकल्चरल लैंड इवन दो सेक्शन 10 रेस्ट्रिक्शन में नॉट अप्लाई, ठीक है। कई गांवों से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए कृषि भूमि का अधिग्रहण किया जा सकता है क्योंकि धारा 10 की सीमाएं लागू नहीं होंगी। एमसीक्यू करते हैं, बताइए एज अ जनरल रूल विच लैंड शुड नॉट बी एक्वायर्ड। अगर हम सामान्य देखा जाए तो इस अधिनियम के तहत किस भूमि को अधिग्रहण नहीं किया जाएगा? हमने पढ़ लिया, इरिगेटेड मल्टी क्रॉप्ड लैंड, ठीक है, सिंचित बहुफसली भूमि। सोचो अगर आपकी किस्मत अच्छी और ऐसे क्वेश्चन आ जाए। हम तो सेक्शन भी पढ़ रहे हैं और एमसीक्यूज भी सॉल्व कर रहे हैं। देखिए अगर आप मेरी इस वीडियो तक पहुंच गए हैं ना, इसका मतलब अब आप इस तरीके से तैयारी करेंगे, मैं इस बात को मेक श्योर कर सकती हूँ, एंश्योर कर सकती हूँ कि आपका पेपर 100% निकलेगा, क्योंकि मैंने कुछ शॉर्टकट किया ही नहीं है। मैं पूरा वास्ट आपको पढ़ा रही हूँ, पूरा एक एक एस्पेक्ट कवर कर रही हूँ, ठीक है। और हिंदी और इंग्लिश दोनों स्टूडेंट के लिए कर रही हूँ। अगर मैं हिंदी में बोल रही हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि हम इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है, हम हिंदी क्यों पढ़े। आपके एग्जाम में तो हिंदी और इंग्लिश दोनों आएगी, क्यों ना आप अभी से अपनी तैयारी करें। क्यों? उसके लिए देखो एक्स्ट्रा टाइम तो उसमें लगाना ही है, नो डाउट आपको उसके अलग से तैयारी करनी पड़ेगी। क्यों ना हम उसको साथ के साथ करते जाए। जैसे कि अगर मैंने बोला मल्टी क्रॉप इरिगेटेड लैंड कैन बी एक्वायर्ड, अब एक्वायर्ड को हिंदी में अधिग्रहण कहते हैं। अब ये बात अगर आपको पता है, अधिग्रहण ऐसे ही लिखा जाता है, बाई चांस हिंदी में आ जाए अधिग्रहण, इसमें से ठीक तरीके से कैसे लिखा है, बड़ी की मात्रा लगा दें और आपको पता है कि अधिग्रहण ऐसा ऐसे लिखा जाता है, और हा के ऊपर वो रा लगा दे। तो आप मेरी बात समझ रहे हैं? सो ये है मेरा पर्पस कि एक ही साथ हम बहुत सारी चीजों को डील करते हुए जाए। अब देखिए मल्टी क्रॉप इरिगेटेड लैंड कैन बी एक्वायर्ड, तो मल्टी क्रॉप लैंड को एक्वायर किया जा सकता है कब? एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में, असाधारण परिस्थिति में। अब देखिए इफ मल्टी क्रॉप इरिगेटेड लैंड इज एक्वायर्ड, अगर मल्टी क्रॉप जो इरिगेटेड लैंड है उसको एक्वायर अधिग्रहित कर भी लिया जाता है तो गवर्नमेंट को क्या करना इंपॉर्टेंट? गवर्नमेंट मस्ट क्या डेवलप, एक तो इक्विवेलेंट कल्टीवेबल वेस्टेड लैंड, ठीक है, डेवलप इक्विवेलेंट कल्टीवेटेड वेस्टेड लैंड, इसको कल्टीवेबल कर लेना, और इन्वेस्ट करना पड़ेगा इक्वल अमाउंट, ठीक है, एग्रीकल्चर में, ठीक है। समान कृषि योग्य बंजर भूमि विकसित करनी होगी या कृषि में समतुल्य राशि निवेश करनी होगी, इन्वेस्टमेंट करना होगा इक्विवेलेंट अमाउंट का, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट एमसीक्यू में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीनियर प्रोजेक्ट, इसमें से रैखिक परियोजना कौन सी है? तो देखिए हमने शॉपिंग मॉल तो नहीं पढ़ा था, प्राइवेट होटल भी नहीं पढ़ा था, सिनेमा हॉल भी नहीं पढ़ा था, हमने पढ़ा था रेलवे लाइन, ठीक है। अच्छा ये बताइए प्रोविजन जो है सेक्शन 10 का वो कब अप्लाई नहीं होता? तो हमने पढ़ा है धारा 10 का जो प्रावधान है लीनियर प्रोजेक्ट्स पर, रैखिक परियोजनाओं पर अप्लाई नहीं होता। अच्छा जो सेक्शन 10 है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, मेन पर्पस क्या है? प्रोटेक्ट करना फूड सिक्योरिटी, क्योंकि वो एग्रीकल्चरल लैंड है, उससे क्या है हमारा अनाज उत्पन्न हो रहा है, उसी अगर हमने लैंड को एक्वायर कर लिया तो उससे फिर हमें कितना लॉस होगा, इसीलिए वो फूड सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करता है, खाद्य सुरक्षा की रक्षा करता है, ठीक है। अब एग्जाम ट्रिक देख लीजिए सेक्शन 10 में, ठीक है। अब देखिए ये कितना इंपॉर्टेंट है ये वन लाइनर, अगर आपने इसको, अब देखिए सेक्शन आपने समझ लिया पूरा अच्छे से सेक्शन 10, अगर अब आप इसको नोट डाउन कर लेते हैं, अब आप रिवीजन करेंगे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेक्शन 10 किससे रिलेटेड है? फूड सिक्योरिटी प्रोटेक्शन से। सेक्शन 10 के सबसेक्शन 1 ने क्या बात करी? मल्टी क्रॉप इरिगेटेड लैंड जनरली कैन नॉट बी एक्वायर्ड, लेकिन सबसेक्शन 2 ने क्या कहा? एक्वायर कर सकते हैं एक्सेप्शनल केसेस में। सेक्शन 3 ने क्या करा? आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा इक्विवेलेंट अमाउंट और डेवलप करना पड़ेगा इक्विवेलेंट वेस्ट लैंड, ठीक है, एरिया। सेक्शन इसका सबसेक्शन 4 ने क्या कहा? एग्रीकल्चर जो लैंड है
उसकी भी एक्विजिशन लिमिट है, उसको गवर्नमेंट को नोटिफाई करना होगा। तो अभी जो ये कहता है कि ये पूरा सेक्शन अप्लाई नहीं होता है लीनियर प्रोजेक्ट्स पर। हमने अपने सेक्शन 10 को बहुत अच्छे से कवर कर लिया। अब कोई भी एमसीक्यू यहाँ से बने हम गलत नहीं करेंगे। अब आ जाइए चैप्टर 4 पे, जो की बात करता है नोटिफिकेशन एंड एक्विजिशन। ठीक है, अधिसूचना और अर्जन। ये सेक्शन कहता है प्रीलिमिनरी नोटिफिकेशन एंड पावर टू एक्वायर लैंड, प्रारंभिक अधिसूचना एवं भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया। देखिए ये सेक्शन किस बारे में बात कर रहा है कि आपको प्रीलिमिनरी नोटिफिकेशन क्या है निकालनी होगी। ठीक है, प्रीलिमिनरी नोटिफिकेशन आपको निकालनी होगी। इस सेक्शन 1 क्या कह रहा है, व्हेन द गवर्नमेंट बिलीव्स the land is required or may be required for a public purpose it must issue a preliminary notification। तो क्या है, appropriate government क्या कर रही है यहाँ पे, appropriate government जो है नोटिफिकेशन को इट मस्ट इशू प्रीलिमिनरी नोटिफिकेशन, प्रीलिमिनरी नोटिफिकेशन को इशू कर रही है। ठीक है, और देखिए दिस इज द फर्स्ट ऑफिशियल स्टेप ऑफ लैंड एक्विजिशन, ये भूमि अधिग्रहण की पहली आधिकारिक प्रक्रिया है। तो अगर कोई आपसे प्रोसेस पूछ रहा हो, क्योंकि देखो इसका मेंस भी होगा, ठीक है, मेंस भी होगा। अगर प्रोसेस हो जाता है कि लैंड को एक्वायर करने का एक ऑफिशियल प्रोसीजर क्या है, तो सबसे पहले एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को क्या करना होगा, सबसे पहले एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को प्रीलिमिनरी नोटिफिकेशन को इश्यू करना होगा। थ्रू दिस नोटिफिकेशन गवर्नमेंट इन्फॉर्म्स एवरीवन that certain land may be acquired। और इस अधिसूचना द्वारा सरकार क्या कर रही है, लोगों को बता रही है कि देखिए इस विशेष भूमि का अधिग्रहण किया जा सकता है। अब देखिए इसका क्लॉज ए क्या कह रहा है, क्लॉज ए कहता है ये जो नोटिफिकेशन है ना, इसको आप कहाँ प्रकाशित करेंगे, तो ऑफिशियल गैजेट में आपको इसको पब्लिश करना होगा। ठीक है, ऑफिशियल गैजेट। फिर दूसरी बात क्लॉज बी ये कह रहा है कि जो नोटिफिकेशन है इसको पब्लिश करना होगा आपको 2 लोकल न्यूज़पेपर में। ठीक है, 2 डेली के जो न्यूज़पेपर है सर्कुलेटिंग इन सच लोकेलिटी। ठीक है, तो उस लोकेलिटी में आपको 2 न्यूज़पेपर को क्या करना है, पब्लिश करना होगा। ठीक है, वन ऑफ विच मस्ट बी इन रीजनल लैंग्वेज। ठीक है, उसमें से एक रीजनल लैंग्वेज होगा। अभी तक हमने रीजनल लैंग्वेज नहीं पढ़ा था, अभी बोल रहा है रीजनल लैंग्वेज में आपको क्या करना होगा, इस नोटिफिकेशन को इशू करना है। ठीक है, उसके बाद क्लॉज सी क्या कह रहा है, क्लॉज सी कह रहा है नोटिफिकेशन मस्ट बी डिस्प्लेज। ठीक है, नोटिफिकेशन को आपको डिस्प्ले करना होगा। ठीक है, तो कहाँ कहाँ आपको डिस्प्ले करना है, अधिसूचना जो है पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम कार्यालय, ठीक है, एसडीएम और कलेक्टर और तहसील कार्यालयों में प्रदर्शित की जाएगी। तो डिस्प्ले वर्क को आप इसको डिस्प्ले वर्ड को आप क्या कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए इसका क्लॉज सी, अगर आप देखेंगे डिस्प्ले वर्ड ऐसा एज सच यहाँ पर नहीं लिखा, तो इसमें लिखा है रीजनल लैंग्वेज इन द लोकल लैंग्वेज इन द पंचायत, म्युनिसिपैलिटी और कॉर्पोरेशन एज अ केस में भी एंड ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और सब डिविजन मजिस्ट्रेट एंड द तहसील। ठीक है, उसके बाद है हमारा क्लॉज डी, किस बारे में बात कर रहा है, नोटिफिकेशन मस्ट बी अपलोडेड। सी के आगे आप इसमें वर्ड नहीं है डिस्प्ले, लेकिन आप ये लिख लो कि डिस्प्ले कहाँ कहाँ की जाएगी। ठीक है, फिर सेक्शन डी क्या बात कर रहा है, अपलोड करने की। अब इसको डी में क्या है, अपलोड। ठीक है, अपलोड और डी। ठीक है, इस तरीके से याद कर लीजिए। अब आपको इसको क्या करना है, अपलोड करना पड़ेगा जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है उसकी वेबसाइट पर। फिर और ई सेक्शन क्या कह रहा है, नोटिफिकेशन मस्ट ऑल्सो बी पब्लिश इन द अफेक्टेड एरिया। अब ई के आगे क्या लिख लीजिए, अफेक्टेड एरिया। ठीक है, अफेक्टेड एरिया में क्या है, अधिसूचना को प्रभावित क्षेत्र में भी निर्धारित तरीके से प्रकाशित किया जाएगा। समझ आ गया। प्रीलिमिनरी नोटिफिकेशन में प्रीलिमिनरी नोटिफिकेशन आपको इशू करनी है, और इशू कैसे हो रही है कि आपने पहले ऑफिशियल गैजेट में किया, 2 लोकल न्यूज़पेपर में निकालना है जिसमें से एक रीजनल लैंग्वेज का होगा, डिस्प्ले कर रहे हो आप एसडीएम पंचायत म्युनिसिपल के ऑफिस में, फिर आप अपलोड कर रहे हो गवर्नमेंट की साइट पर, और अफेक्टेड एरिया है उसमें भी आपको क्या करना है, इसको पब्लिश करना है। अब देखिए द नोटिफिकेशन मस्ट ऑल्सो बी पब्लिश इन द अफेक्टेड एरिया। अब इसका सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है, सबसेक्शन 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है आफ्टर इशूइंग द नोटिफिकेशन, अब आपने नोटिफिकेशन को इशू कर दिया, ग्राम सभा, म्युनिसिपैलिटी और ऑटोनोमस काउंसिल मस्ट बी इन्फॉर्म थ्रू अ स्पेशल मीटिंग। ठीक है, अब क्या होगा, अधिसूचना जब आपने जारी कर दी तो अब ये जो ग्राम सभा है, नगर पालिका है, स्वायत्त परिषद है, इनको आपको विशेष बैठक बुलाकर इसकी जानकारी दी जाएगी।
क्योंकि ये ऑफिशियल मेंबर्स है ना, इनको आप ये थोड़ी ना वेबसाइट पे जाके चेक करेंगे किसको नोटिफाई किया जा रहा है, इनके साथ तो मीटिंग करनी है ना आपको, तो इन्फॉर्म करना पड़ेगा आपको कंटेंट ऑफ द नोटिफिकेशन। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, इमीडिएटली आफ्टर द इशू ऑफ नोटिफिकेशन इन द सेक्शन 1 ग्राम सभा और सभा एट द विलेज लेवल म्युनिसिपलिटी इन द केस ऑटोनोमस इन द केस इज रेफर्ड इन द शेड्यूल 6 शेड्यूल ऑफ द पर्सन शैल बी इन्फॉर्म्ड, तो इनको आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। सब सेक्शन 2 के आगे लिख लीजिए इन्फॉर्म वर्ड कि अब आप इन्फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, और इस एट अ मीटिंग कॉल्ड स्पेशली फॉर दिस पर्पस। ठीक है, तो स्पेशल मीटिंग करके आप क्या कर रहे हैं, इन्फॉर्म कर रहे हैं। स्पेशल मीटिंग भी लिख लीजिए, आपको याद रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए पीपल ऑफ द अफेक्टेड एरिया मस्ट बी फॉर्मली इन्फॉर्म, प्रभावित क्षेत्र लोगों को औपचारिक रूप से जानकारी दी जानी चाहिए। इफ लैंड इन अ विलेज इज बीइंग एक्वायर्ड अ स्पेशल ग्राम सभा मीटिंग मस्ट बी कॉल्ड। ठीक है, अब देखिए सबसेक्शन इसका 3 किस बारे में बात कर रहा है। सबसेक्शन 3 कहता है, देखिए आपके भी नोट्स ऐसे ही बन रहे हैं जैसे कि मैं आपको बता रही हूं, जब आप इसकी रिवीजन करेंगे ना आपको बहुत ज्यादा लाइट फील होगा जब एग्जाम आपका नजदीक होगा। अब देखिए इसका सबसेक्शन 3 कह रहा है नोटिफिकेशन मस्ट कंटेन इंपॉर्टेंट डिटेल्स अबाउट द प्रोजेक्ट। तो नोटिफिकेशन के अंदर आप क्या ऐड ऑन करेंगे, इंपॉर्टेंट डिटेल्स इसमें लिखी होगी, जैसे कि क्या क्या कंटेन करेगी, नेचर क्या है पब्लिक पर्पस का, सार्वजनिक प्रयोजना का स्वरूप क्या है, रीजन क्या है डिस्प्लेसमेंट का, आप विस्थापन कर रहे हैं उसका कारण क्या है, समरी एसआईए रिपोर्ट की जो हमने अभी पढ़ा था ना, किस किस सेक्शन में, सेक्शन 4, 5, 6 और 9 में जो एसआईए रिपोर्ट पढ़ी है उसकी समरी। ठीक है, आप इसमें नोटिफिकेशन ये कंटेंट है, ये जो नोटिफिकेशन है ना ये उसके कंटेंट है, आप लिख लीजिए। ठीक है, नोटिफिकेशन के अंदर क्या क्या होगा, नोटिफिकेशन क्या क्या कंटेन कर रही है। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ा, पब्लिक पर्पस का नेचर, ठीक है, रीजन क्या है विस्थापन करने का, एसआईए रिपोर्ट है उसका सारांश लिखना है, डिटेल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 43। जब हम सेक्शन 43 पढ़ेंगे उसमें हम एक एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट कर रहे हैं। जब मैंने आपको डेफिनेशन क्लॉज पढ़ाया था, ठीक है, तो मैंने डेफिनेशन क्लॉज में आपको एडमिनिस्ट्रेटर भी बताया था। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, किसमें पढ़ी थी, सबसेक्शन सब क्लॉज ए में ही पढ़ी थी सेक्शन 3 के। एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर एक ऑफिसर होता है, एक अधिकारी होता है जिसको अपॉइंट किया जाता है। वो अपॉइंट इसलिए किया जा रहा है ताकि रिहेबिलिटेशन हो सके, ठीक है, क्या हो सके, पुनर्वासन किया जा सके, रीसेटलमेंट हो सके अफेक्टेड फैमिली का, पुनर्व्यवस्थापन हो सके, ठीक है, प्रभावित कुटुंबों का। ठीक है, तो ये जो एडमिनिस्ट्रेटर है, अब उसकी डिटेल्स की, अब ये जब हम आपकी लैंड को एक्वायर कर रहे हैं तो ये ऑफिसर होगा जो रिहेबिलिटेशन रीसेटलमेंट कराएगा, तो वो जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसकी डिटेल्स को भी आपको नोटिफिकेशन में बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये जो मैंने आपको बताया है ना, बट ये जो कंटेंट नोटिफिकेशन क्या कंटेन करेगी उसके लिए आप ये चारों चीजें याद रखना। ठीक है, एमसीक्यू में एक अलग पॉइंट नोट डाउन कर देंगे। सबसेक्शन 4 क्या कहता है, आफ्टर पब्लिकेशन ऑफ प्रीलिमिनरी नोटिफिकेशन। अब आपने प्रीलिमिनरी नोटिफिकेशन जो है प्रारंभिक अधिसूचना उसको प्रकाशित कर दिया, अब उसके बाद क्या, नो पर्सन कैन सेल, ट्रांसफर, मॉर्गेज और क्रिएट एनी एनकम्बरेंस ओवर द नोटिफाइड लैंड until acquisition proceeding are completed। अब नोटिफाई कर दिया है कि इस लैंड को हम एक्वायर करने वाले हैं, अब कोई भी व्यक्ति ना तो उस भूमि को बेच सकता है, ना ही हस्तांतरित कर सकता है, ना ही गिरवी रख सकता है, ना ही उस पर कोई भार बना सकता है। ऐसा नहीं करोगे अब आप। ठीक है, ओनरशिप स्टेटस ऑफ लैंड मस्ट रिमेन अनचेंज्ड, और भूमि की स्थिति जो है यथावत बनी रहनी चाहिए। इसका मतलब अब जिस पर्सन के पास उसकी ओनरशिप थी, अब नोटिफिकेशन आ गया है, अब उसकी ओनरशिप चेंज नहीं होनी चाहिए। लैंड ओनर कैन नॉट सेल द नोटिफाइड लैंड आफ्टर पब्लिकेशन ऑफ नोटिफिकेशन। तो अब सबसेक्शन 4 के सामने लिख लीजिए आफ्टर पब्लिकेशन। ठीक है, आफ्टर पब्लिकेशन ऑफ नोटिफिकेशन क्या इंपैक्ट आ रहा है, अब आप कोई भी उस लैंड में चेंज नहीं कर सकते। अब फर्स्ट प्रोविजो देखिए इस सबसेक्शन 4 का, इसका पहला प्रोविजो ये कह रहा है, स्पेशल सर्कमस्टांसेस में कलेक्टर की परमिशन लेकर आप क्या कर सकते हैं, आप ये
ट्रांजैक्शन है उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं इन राइटिंग में। विशेष परिस्थितियों में कलेक्टर लिखित कारण दर्ज करके ऐसी अनुमति दे सकता है। तो आप कौन परमिट कर रहे हैं? कलेक्टर परमिट कर रहे हैं कि ठीक है, अगर आप लैंड में कोई भी चेंज कर रहे हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। किसकी परमिशन? कलेक्टर की परमिशन है। बहुत इंपॉर्टेंट है। Provided that the collector may, on the application made by the owner of the land so notified, exempt in special circumstances to be recorded in writing such owner from the operation of this subsection। ठीक है, तो कलेक्टर के पास पावर है। ये प्रोविजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर है मेडिकल इमरजेंसी रिक्वायरिंग सेल ऑफ लैंड में बी कंसिडर्ड बाय द कलेक्टर। अगर चिकित्सा आपात लगाए, देखिए इमरजेंसी कौन सी है? सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी। ठीक है, provided further that any loss or injury suffered by any person due to his willful violation of this provision shall not be made up by collector। ठीक है, दूसरा इसका अच्छा, आई एम रियली वेरी सॉरी, इसका ये एग्जाम्पल है कि अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी है, ठीक है, और इसलिए हमें क्या है, उस लैंड को सेल करना होगा, तो कलेक्टर इसको कंसीडर करेगा और फिर उस लैंड को सेल करने का क्या है, परमिशन भी दे देगा। तो ये मेडिकल इमरजेंसी को हमने किस में लिखा है? एक स्पेशल सर्कमस्टांसेस में हमने इसको डाला है। अब देखिए इसका सेकंड प्रोविजन क्या कहता है? Any person who deliberately violate this provision cannot claim compensation for resulting losses। अब जैसे किसी पर्सन को पता चला कि इस लैंड को तो गवर्नमेंट एक्वायर करने वाली है, उसने फटाफट से क्या किया, उस लैंड को बेच दिया। अब उस लैंड को जब उसने बेच दिया तो उसने डेलिबरेटली क्या किया? जानबूझकर ही तो उसने इस प्रोविजन का उल्लंघन किया है ना। अब जब उस लैंड को एक्वायर किया जाएगा तो उन पर्सन को कंपनसेशन भी मिलेगा, उनको रिहेबिलिटेट भी किया जाएगा, ठीक है, रीसेटलमेंट भी किया जाएगा। अब वो पर्सन, उसको तो घाटा हो गया, उसने तो लैंड एक्वायर होने से पहले ही अपनी लैंड को सेल कर दिया था, कंपनसेशन मुआवजा तो बहुत मिल रहा है। अब वो उसको जो लॉस हो रहा है उसके लिए वो क्लेम नहीं कर सकता। ठीक है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट एनी लॉस और इंजरी सफर्ड बाय एनी पर्सन ड्यू टू हिज विलफुल वायलेशन ऑफ दिस प्रोविजन शैल नॉट बी मेड अप बाय द कलेक्टर। ठीक है, अब आप क्या नहीं कर सकते? आप कंपनसेशन को क्लेम नहीं कर सकते। तो इसमें आप मार्क कर लीजिए, लॉस और इंजरी सफर्ड बाय एनी पर्सन ड्यू टू हिज विलफुल वायलेशन। अब इसका सबसेक्शन 5 क्या कहता है? आफ्टर इशुएंस ऑफ द नोटिफिकेशन एंड बिफोर डिक्लेरेशन अंडर सेक्शन 19 द कलेक्टर मस्ट अपडेट लैंड रिकॉर्ड्स विद इन 2 मंथ। तो 2 मंथ का कॉन्सेप्ट है इसमें। ठीक है, क्या कि अधिसूचना जैसी जारी हो गई उसके बाद धारा 19 की जो घोषणा से पहले कलेक्टर को 2 माह के भीतर भूमि अभिलेखों को अद्यतन कराना होगा। कलेक्टर को लैंड रिकॉर्ड्स को 2 महीने के अंदर अंदर अब अपडेट करना है, क्योंकि अब वो लैंड एक्वायर होने वाली है। अब जितने भी चेंजेस आए हैं उस लैंड में, ठीक है, अब 2 महीने के अंदर फटाफट से उसको अपडेट कर दो, क्योंकि जैसे लैंड को कभी किसी ने सेल कर दिया, ओनरशिप बदल गई है, उस पे इंटरेस्ट चेंज हो गया है, अब वो फटाफट से उस जो अपडेट है, वो जो लैंड रिकॉर्ड्स है उसमें अपडेट करेगा और 2 महीने के अंदर अंदर करेगा। तो जैसे ही नोटिफिकेशन का इशू हुआ उसके तुरंत बाद से, नोटिफिकेशन इशू होने के बाद से अभी, और जब हम सेक्शन 19 पढ़ेंगे उसमें डिक्लेरेशन पढ़ेंगे, और डिक्लेरेशनों से पहले कलेक्टर को 2 महीने के अंदर अंदर अपने लैंड रिकॉर्ड्स को अपडेट करना होगा। तो 2 मंथ्स क्या करना है? 2 मंथ्स में जो लैंड रिकॉर्ड है उनको कलेक्टर क्या कर रहे हैं? अपडेट कर रहे हैं। ठीक है, आप इसको ऐसे ही लिख लेना। उसके बाद देखिए, इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए देखिए, अधिग्रहण की आगे की प्रक्रिया से पहले भूमि अभिलेखों की सही और अद्यतन करना आवश्यक है। इसके एमसीक्यू करते हैं। अब हम सेक्शन 11 किससे डील कर रहा था? सेक्शन 11 डील कर रहा है प्रीलिमिनरी नोटिफिकेशन, प्रारंभिक अधिसूचना से। फिर है इसका सबसेक्शन एमसीक्यू 2, जो प्रीलिमिनरी नोटिफिकेशन होती है उसको कब जारी किया जाता है? तो उसको जारी किया जाता है जब हमारा क्या है, पब्लिक पर्पस होता है, क्या होता है, सार्वजनिक प्रयोजन होता है। प्रारंभिक अधिसूचना तब जारी की जाती है। कितने जो है जो न्यूज कितने समाचार पत्रों में ये जो अधिसूचना होती है उसको प्रकाशित करना होता है? कितने न्यूज़पेपर में? 2 न्यूज़पेपर में, जिसमें से एक न्यूज़पेपर क्या होगा, रीजनल लैंग्वेज में होगा। किसमें होगा? क्षेत्रीय भाषा में होगा। कितने महीनों में जो है आपको लैंड रिकॉर्ड अपडेट करना है कलेक्टर साहब को? तो 2 महीने में। ठीक है,
अब आ जाइए सेक्शन 12 पे। तो बताइए सेक्शन 11 में कोई आपको प्रॉब्लम, कोई भी डाउट, कुछ भी प्रॉब्लम आए मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता देना, आई डेफिनेटली रिप्लाई। ठीक है, उसके बाद आ जाइए सेक्शन 12 पर। पावर टू एंटर, सर्वे एंड टेक मेजरमेंट्स, भूमि में प्रवेश, सर्वेक्षण एवं मापन की शक्ति। सेक्शन 12 क्या कह रहा है? अब सेक्शन 12 ये कह रहा है गवर्नमेंट ने, ठीक है, जो गवर्नमेंट के ऑथराइज्ड ऑफिसर्स हैं, अब क्या कर सकते हैं, जब लैंड एक्वायर कर रहे हैं तो वहां उस लैंड पे जाना भी तो पड़ेगा ना, तो मे एंटर दैट लैंड एंड कंडक्ट सर्वे टू डिटरमाइन वेदर द लैंड इज सुटेबल फॉर एक्विजिशन। अब सरकार द्वारा जो भी अधिकृत अधिकारी होगा उसको भूमि में प्रवेश करने और यह जांच करने के लिए कि भूमि अधिग्रहण के लिए उपयुक्त है या नहीं, वो ऐसा कर सकता है। ठीक है, अब देखिए सबका जो पावर ऑफ ऑफिसर्स है यहाँ पे, ठीक है, बेसिकली पावर ऑफ ऑफिसर्स की बात कर रहा है टू कैरी आउट सर्वे। तो सब क्लॉज ए क्या कहता है? इसका सब क्लॉज ए ये कहता है एंटर लैंड सर्वे एंड टेक लेवल्स, भूमि में प्रवेश करके सर्वेक्षण और मापन कर सकता है। तो वो जब लैंड में एंटर कर रहा है तो किस लिए कर रहा है? सर्वे करने के लिए और टेक लेवल्स ऑफ एनी लैंड। सबसेक्शन 2 क्या बात कर रहा है इसका? डिग और बोर इनटू सब सॉइल। बी में क्या कर रहा है? वो बोर कर सकता है, भूमि के भीतर खुदाई या बोरिंग करना। ठीक है, बी से आप बोर को मार्क कर लो। ठीक है, सी में क्या है? परफॉर्म नेसेसरी एक्ट्स टू चेक सुटेबिलिटी, चेक कर रहा है, ठीक है, भूमि की उपयुक्तता जांच हेतु आवश्यक कार्य कर रहा है, चेक कर रहा है। ठीक है, एसरटेन कर रहा है वेदर द लैंड इज अडेप्टेड फॉर सच पर्पस, क्या है, तो उसके लिए जितने भी इंपॉर्टेंट एक्ट्स है वो कर सकता है। डी, मार्क बाउंड्रीज एंड प्रोजेक्ट लाइंस, तो क्या कर रहा है? बाउंड्रीज मार्क कर रहा है डी में, और साथ में क्या कर रहा है? प्रोजेक्ट लाइंस बना रहे हैं। उसके बाद है ई में, प्लेस मार्क्स, डिग ट्रेंचेस एंड क्लियर क्रॉप्स, फेंसेस और जंगल इफ नेसेसरी, चिन्ह लगाना, खाइयां खोदना तथा आवश्यकता होने पर फसल बाई या झाड़ियों को हटाना। देखो क्रॉप भी क्लियर कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर अवे क्या कर सकते हैं? कट डाउन एंड क्लियर अवे एनी पार्ट ऑफ एनी स्टैंडिंग क्रॉप। एमसीक्यू बन सकता है कि क्या लैंड एक्वायर हो रही है तो उसके लिए जब ऑफिसर जा रहा है लैंड का सर्वे करने के लिए तो क्या वो क्रॉप को क्या है वो क्रॉप को क्लियर कर सकते हैं? तो आपको उस समय लग रहा होगा नहीं ऐसा नहीं कर सकते, अभी लैंड का सर्वे तो करने आए हैं, अभी से इतनी पावर है नहीं, आपको अपने मन के अकॉर्डिंग नहीं सोचना है, सेक्शन में लिखा है कर सकते हैं। ठीक है, फिर है उसके बाद हमारा इसका फर्स्ट प्रोविजो। इसका फर्स्ट प्रोविजो क्या कहता है? देखिए ये इंपॉर्टेंट है। देखो मैं आपको एक बात बताती हूँ, जनरल जो रूल होता है ना, जो जनरल बात होती है वो हर किसी को पता होती है, ठीक है, वो हर किसी को पता होती है। जो उसके प्रोविजन होते हैं ना वो आप जैसे स्टूडेंट को पता होते हैं सिर्फ कि उसके प्रोविजन में भी क्या लिखा है, क्योंकि आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है। पहला प्रोविजन ये कह रहा है एक्ट शुड नॉट बी कंडक्टेड इन द अब्सेंस ऑफ द ओनर, ठीक है, जिसकी लैंड पर ये आप सर्वे कंडक्ट कर रहे हैं उसकी अब्सेंस में आप ऐसा नहीं कर सकते। तो ठीक है, अब्सेंस वर्ड याद रख लो, अब्सेंस है अगर ऑनर की तो आप ये कंडक्ट नहीं कर सकते हैं। फिर सेकंड प्रोविजन ये कह रहा है इफ द ओनर इज गिवन एटलीस्ट 60 डेज नोटिस, तो अब यहाँ पे बात आ गई 60 डेज का नोटिस आपने दिया ओनर को, ठीक है, 60 डेज का आपने नोटिस 60 डेज का नोटिस आपने ओनर को दिया। If the owner is given at least 60 days notice and a reasonable opportunity to remain present, the survey can proceed even if he remains absent। देखिए क्या होता है, जो ओनर है उसको नोटिस देना जरूरी होता है कि हम आपकी जो लैंड है उस पर एंटर करेंगे तो इस दिन आएंगे, आप प्रेजेंट रहना। अब ओनर क्या कर रहा है, जान के एब्सेंट हो रहा है, तो अगर ओनर को 60 दिन का नोटिस दे दिया गया था और रीजनेबल अपॉर्चुनिटी भी दी थी कि आप प्रेजेंट रहना, अगर अब वो एब्सेंट हो रहा है तो फिर ऐसा नहीं है कि जो लैंड पर एंटर नहीं कर सकते, अब तो लैंड पर एंटर किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि उसका 60 डेज का प्रायर नोटिस ऑलरेडी हमने दे दिया। इसका थर्ड प्रोविजो क्या कह रहा है, ठीक है, देखिए थर्ड प्रोविजो में क्या लिखा है, प्रोवाइडेड दैट ऑल्सो नो पर्सन एंटर शेल enter into any building, no officer can enter a house, enclosed court or garden without giving at least 7 days written notice। ठीक है, किसी आवास या बंद आंगन
या बगीचे में प्रवेश करने से पहले कम से कम 7 दिन का लिखित नोटिस देना आवश्यक है। ठीक है, कितने दिन का नोटिस? 60 दिन का नोटिस। लेकिन किस केस में? जब आप किसी बिल्डिंग में एंटर करोगे, किसी एनक्लोज कोर्ट में, उस टाइम पर आपको 7 दिन का प्रायर नोटिस देना है। ठीक है, 7 डेज का प्रायर नोटिस। ये 60 डेज की नोटिस की बात हो रही थी जब हम लैंड पर अब एंटर कर रहे थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो 7 डेज की बात है, ये जब हम किसी घर वगैरह में जा रहे हैं तब की बात है। ठीक है, तो अब देखिए एमसीक्यूज के हम सॉल्व करते हैं। सेक्शन 12 ऑथराइज ऑफिसर्स टू, ठीक है, धारा 12 में जो अधिकारी उनको क्या शक्ति प्रदान करती है? तो जो लैंड है उस पर सर्वे करने के लिए, भूमि का सर्वेक्षण के लिए। मिनिमम नोटिस कितना दिया चाहिए जो सर्वे के लिए? अगर आप लैंड पर सर्वे करने जा रहे हैं तो 60 दिन का। ठीक है, स्वामी की अनुपस्थिति में सर्वेक्षण हेतु न्यूनतम नोटिस अवधि कितनी है? 60 दिन। नोटिस बिफोर, अब आप एंटर कर रहे हैं ड्वेलिंग हाउस में तो 7 दिन पहले भी नोटिस देंगे आप। अब आ जाइए सेक्शन 13 पे। तो देखिए हमने कवर किया सेक्शन 12, सेक्शन 11, ठीक है, सेक्शन 10, 11, 12, 13, और आपके कुछ इस तरीके से नोट्स प्रिपेयर हुए होंगे। और अगर आप इस तरीके से नोट्स प्रिपेयर नहीं कर रहे तो फिर इसका मतलब आप अपने साथ धोखा कर रहे हैं और आप ईमानदारी से मेहनत नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम आ जाते हैं सेक्शन 13 में, पेमेंट फॉर डैमेजेस कॉज ड्यूरिंग सर्वे। अब सर्वे के दौरान कुछ क्षति हुई है, अब उस सर्वेक्षण के दौरान क्या है? उस सर्वेक्षण के दौरान हुई क्षति है उसका भुगतान करेंगे। तो सेक्शन 13 ये कहता है द ऑथराइज्ड ऑफिसर मस्ट इमीडिएटली पे कंपनसेशन फॉर एनी डैमेज कॉज्ड व्हाइल एक्सरसाइजिंग पावर अंडर सेक्शन 12। अब जब सेक्शन 12 की पावर का यूज कर रहा था ऑथराइज्ड ऑफिसर, और ऐसा करते हुए कुछ चीजें अगर डैमेज हो गई हैं तो इमीडिएटली कंपनसेशन पे करना होगा। ठीक है, क्या करना होगा? इमीडिएटली कंपनसेशन पे करना होगा। इफ क्रॉप फेंसेस, और देखिए इसके अंदर जो पावर दी गई है सेक्शन 13 में वो कलेक्टर के पास है। The officers so authorized under section 12 shall at the time of any entry under section 12 pay or tender payment for any damages caused, and in case of dispute as to the sufficiency of the amount so paid or tender, he shall once refer the dispute to the decision of the collector or other chief revenue officer of the district, and such decision shall be final। अब इसमें आप 3 चीजें ऐड कीजिए सेक्शन 13 में। पहला क्या कि आप क्या करेंगे? कंपनसेशन उसको देंगे। ठीक है, जो भी डैमेज हुआ है उसके लिए आप पे करेंगे या टेंडर करेंगे पेमेंट। लेकिन वो लैंड ओनर ये कह रहा है ये सफिशिएंट नहीं है, आपने बहुत कम मुझे पेमेंट किया है। अब ऐसे में क्या होगा? वो ऑथराइज्ड ऑफर रेफर कर देगा डिस्प्यूट। किसको डिस्प्यूट रेफर किया जा रहा है? कलेक्टर को या फिर कोई और चीफ रेवेन्यू ऑफिसर है डिस्ट्रिक्ट का, उसको। अब यहां पर आप क्या 2 चीजें लिखने हैं यहाँ पर, एक तो लिखना कंपनसेशन, ठीक है, सेक्शन 13 के सामने प्लस करके लिख देना अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो ये मामला कंपनसेशन का, डिस्प्यूट का मामला जाएगा या तो कलेक्टर के पास या फिर भी कोई चीफ रेवेन्यू ऑफिसर है, सीआरओ है। ठीक है, और अंडरलाइन कर लो डिसीजन फाइनल है। डिसीजन फाइनल है, कोई अपील नहीं, कोई रिव्यू नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, अब देखिए इफ क्रॉप्स आर डैमेज while digging for soil testing compensation must be paid to the farmer। यदि मिट्टी परीक्षण के दौरान फसल को नुकसान पहुंचता है तो किसान को मुआवजा दिया जाएगा। डिस्प्यूट प्रोविजन देखिए मैंने आपको ये बता दिया, इफ अ डिस्प्यूट रिगार्डिंग द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन द मैटर विल बी रेफर टू द कलेक्टर और चीफ रेवेन्यू ऑफिसर, डिसीजन फाइनल रहेगा। एमसीक्यू देखिए इसके, सेक्शन 13 किससे रिलेटेड है? तो कंपनसेशन जब आप सर्वे कर रहे हैं उसके, अगर जब सर्वे के दौरान कोई क्षति हो जाती है तो आप क्या देंगे? मुआवजा देंगे, कंपनसेशन देंगे। कौन डिसाइड करता है ये कंपनसेशन जो आपने दिया है डैमेज उसका? डिस्प्यूट ट्रिपल डी, नॉट ट्रिपल डी, सी एंड डबल डी, आप ऐसे याद कर लीजिए डीसीडी। ठीक है, अगर आपने डैमेज आपको मिला है कंपनसेशन का तो उसका डिस्प्यूट डीसीडी। ठीक है,
DCD याद रखना, ठीक है। अगर कोई डिस्प्यूट, अगर आपको कोई डिस्प्यूट है जो आपको कंपनसेशन मिला है डैमेज से रिलेटेड, तो आपका मामला रेफर करेंगे किसको, कलेक्टर को और चीफ रेवेन्यू ऑफिसर को, ठीक है। अब उसके बाद एक बार फटाफट से हम इसको ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। तो 11 क्या था, प्रीलिमिनरी नोटिफिकेशन। इसको आप इंडेक्स पे आ जाओ, अब इंडेक्स पर आओ, ठीक है, और इसको आप अंडरलाइन करते हुए चलो, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था, सेक्शन 11, ठीक है। तो सेक्शन 11 हमारा है प्रीलिमिनरी नोटिफिकेशन से रिलेटेड। सेक्शन 12 क्या है हमारी, सर्वे की पावर भी है, ठीक है, सर्वे कर सकते हैं लैंड पर। फिर 13 हमने क्या पढ़ा, कंपनसेशन के बारे में, ठीक है, पेमेंट के बारे में। और 11 में हमने नोटिस दे रहे थे, 12 में सर्वे हो रहा था, 13 में कंपनसेशन दे रहे थे। अब आ जाइए 14 में, लैप्स ऑफ सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट, सामाजिक प्रभाव आंकलन SIA रिपोर्ट की समाप्ति, ठीक है। अब जो हमने SIA रिपोर्ट पढ़ रहे हैं ना, अभी किसमें पढ़ रहे थे, सेक्शन 4, 5, 6, 9 में, 4, 5, 6, 9 साथ में लिख लीजिए, सेक्शन 14 लैप्स ऑफ सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट, ठीक है। सामने अभी की अभी सेक्शन जो मैंने आपको बताया था 4, 5, 6 और 9 उसी के साथ लिख लीजिए लिंक विद 14, ठीक है। जो आपने प्रिपेयर किए सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी सेक्शन 4 में, 14 में उसी का लैप्स हो रहा है। अब देखिए, if the preliminary notification under section 11 is not issued within 12 months, अभी सेक्शन कह रहा है जो आपने प्रीलिमिनरी नोटिफिकेशन को इशू करना था सेक्शन 11 के तहत और वो इशू नहीं किया आपने 12 महीने के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑन विच द एक्सपर्ट ग्रुप अप्रेजेस द SIA रिपोर्ट अंडर सेक्शन 7, हमने पढ़ा था सेक्शन 7 में, हमने पढ़ा था एक्सपर्ट ग्रुप, मल्टी डिसिप्लिनरी एक्सपर्ट ग्रुप, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। सेक्शन 7 पूरा उसको एक्सपैंड फॉर्म बता रही हूं मैं इसकी, जो हमने सेक्शन 7 में पढ़ी है, क्या थी सेक्शन 7 में, इंडिपेंडेंट मल्टी डिसिप्लिनरी एक्सपर्ट ग्रुप, यस IMDEG, ठीक है। तो इसमें कहा गया कि जो यदि धारा 7 के अंतर्गत विशेषज्ञ समूह द्वारा SIA रिपोर्ट का मूल्यांकन किए जाने की तिथि से 12 महीने के अंदर क्या हुआ, 12 महीने की अंदर धारा 11 की प्रारंभिक अधिसूचना जारी नहीं होती है, क्या है 12 महीने के अंदर क्या है वो सूचना जारी नहीं होती है, SIA रिपोर्ट विल लैप्स, ठीक है, SIA रिपोर्ट क्या है, लैप्स हो जाएगी, ठीक है। अब इस बात को अच्छे से याद रखना, सिर्फ आप क्या कर रहे हैं, अगर आपने धारा 11 के तहत यदि धारा 7 के अंतर्गत विशेषज्ञ समूह द्वारा SIA रिपोर्ट का मूल्यांकन किए जाने की तिथि से 12 महीने के अंदर धारा 11 की प्रारंभिक अधिसूचना जारी नहीं की तो SIA रिपोर्ट समाप्त हो जाएगी, लैप्स कर जाएगी। तो आपको क्या क्या इसमें मार्क करना है, इसमें मार्क करना है आपको 12 मंथ्स, ठीक है, 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रेजल ऑफ द सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट, ठीक है। अब देखिए, जैसे गवर्नमेंट कैन नॉट कीप एन ओल्ड SIA रिपोर्ट पेंडिंग फॉर एवर, ऐसा नहीं कर सकते ना, SIA रिपोर्ट तो आज करा ली, अब उसको हम जो यूज कर रहे हैं वो 5 साल बाद वाला जो प्रोजेक्ट है उसी में हमने उसको यूज कर लिया, नहीं, कितना 12 महीने। इफ एक्विजिशन डज नॉट स्टार्ट विद इन 12 मंथ फ्रेश SIA मस्ट बी कंडक्टेड, क्योंकि देखो आपने SIA किया था, उसका आपने जो असेसमेंट किया था, क्या प्रभाव हो रहा है जब हम लैंड एक्वायर करेंगे, क्या प्रभाव होगा, ये सब चीजें पड़ी थी। लैंड एक्वायर करने के पीछे अगर हम लैंड एक्वायर कर रहे हैं तो इन सब चीजों पर प्रभाव पड़ेगा, हमने उसकी रिपोर्ट तैयार की थी SIA। अब SIA की रिपोर्ट तैयार होगी, आप लैंड एक्वायर ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ऐसा नहीं अब आप कोई प्रोजेक्ट लाए हैं 10 साल बाद और उसी SIA रिपोर्ट को यूज कर लो, नहीं, आपको 12 महीने के अंदर अंदर क्या है, आपको क्या करना है, उस एक्विजिशन को, SIA रिपोर्ट आ गई है तो 12 महीने के अंदर अंदर आपको एक्विजिशन का काम स्टार्ट करना है, नहीं तो फिर क्या होगा, जब आप दोबारा से लैंड एक्वायर करेंगे ना किसी चीज के लिए तो SIA फ्रेश होगा,
Government cannot keep an old SIA report pending forever if acquisition does not start within 12 महीने। तो acquisition कब से start हो जाना चाहिए? 12 months from the date of appraisal of the social assessment report, where a preliminary notification under section 11 is not issued, ठीक है, within 12 months from the date of appraisal of social impact report submitted by the expert group under section 7(1). ये जो SIA की रिपोर्ट हम कौन सी बात कर रहे हैं? SIA जो कर रहा है कंडक्ट, वो भी SIA एक्सपर्ट ग्रुप वाला, ठीक है। SIA कौन सा है? ये वाला एक्सपर्ट ग्रुप वाला, तो वो लैप्स कर जाएगी। अब इसका एग्जाम्पल, जैसे एक्सपर्ट ग्रुप ने अप्रूव कर दी थी SIA रिपोर्ट को। देखो हमने पढ़ा था ना, जब SIA रिपोर्ट आती है तो उसको एग्जामिन करती है एक्सपर्ट ग्रुप, जिसको गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया था। SIA अगर रिपोर्ट आती है तो गवर्नमेंट बोलती है एक्सपर्ट ग्रुप को कि आप एग्जामिन करो कि SIA रिपोर्ट ठीक है, और जब एक्सपर्ट ग्रुप उसको अप्रूव कर देते हैं, ठीक है, तो फिर उस बात को कहा गया है, अगर एक्सपर्ट ग्रुप ने अप्रूव कर दी है ना SIA रिपोर्ट को 1 जनवरी 2025 को, तो प्रीलिमिनरी अगर नोटिफिकेशन अगर आपने इशू नहीं करी 31 दिसंबर 2025 को, SIA रिपोर्ट विल लैप्स, ठीक है, क्योंकि एक्सपर्ट ग्रुप ने कब अप्रूव किया था? एक्सपर्ट ग्रुप ऑनर्स SIA रिपोर्ट ऑन 1 जनवरी 2025। इफ प्रीलिमिनरी नोटिफिकेशन इज नॉट इशूड बाय 31 दिसंबर 2025, द SIA रिपोर्ट विल लैप्स, क्योंकि बात हुई है 12 महीने की, ठीक है। अब इसका फर्स्ट प्रोविजो देखो, द गवर्नमेंट में एक्सटेंड 12 मंथ पीरियड इफ सर्कमस्टांसेस जस्टिफाई सच एक्सटेंशन। अब प्रोविजो में दे दिया 12 मंथ का एक्सटेंशन, और कौन एक्सटेंड कर रही है? एप्रोप्रिएट, तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट लिख लीजिए, और 12 मंथ का एक्सटेंशन भी आप लिख लीजिए। पहला प्रोविजो में ये लिखा है। उसके बाद एक्सटेंशन पॉसिबल है, वैलिड रीजन होना चाहिए। सेकंड प्रोविजो ये कह रहा है, द रीजन फॉर एक्सटेंशन मस्ट बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग। वेट, ठीक है। अब इसका सेकंड प्रोविजो क्या कह रहा है? द रीजन फॉर एक्सटेंशन मस्ट बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग एंड अपलोड ऑन ऑफिशियल वेबसाइट। अब ये जो आपने अवधि बढ़ाई है ना 12 महीने की, कि हम एक्सटेंशन चाह रहे हैं 12 महीने का, इसको आपको ऑफिशियल अपडेट में, ऑफिशियल वेबसाइट में अपडेट करना, अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। ऑफिशियल किस पे? आपको अपलोड करना पड़ेगा वेबसाइट पर। तो ये प्रोविजो क्या कह रहा है? अपलोड ऑन द वेबसाइट, इतना अंडरलाइन कर लो। अच्छा, तो बताइए, इफ प्रीलिमिनरी नोटिफिकेशन इज नॉट इश्यूड विदिन हाउ मेनी मंथ्स द SIA रिपोर्ट लैप्स। अगर आपने प्रीलिमिनरी नोटिफिकेशन को 12 महीने के अंदर जारी नहीं किया, SIA रिपोर्ट समाप्त हो जाएगी। 12 महीने का टाइम पीरियड और एक्सटेंड हो सकता है, और बढ़ा सकती है अवधि, कौन? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अब आ जाइए सेक्शन 15 पर, हियरिंग ऑफ ऑब्जेक्शन। ये सेक्शन कहता है, एनी इंटरेस्टेड पर्सन कैन फाइल ऑब्जेक्शन अगेंस्ट द प्रपोज्ड एक्विजिशन विद इन 60 डेज, ठीक है, 60 डेज सबसेक्शन 1 में मार्क कर लो, फ्रॉम पब्लिकेशन ऑफ द प्रीलिमिनरी नोटिफिकेशन। अब जैसे ही प्रीलिमिनरी नोटिफिकेशन आई, अगर किसी भी पर्सन को, देखिए पर्सन कोई भी पर्सन नहीं, इंटरेस्टेड पर्सन, वो जो लैंड एक्वायर हो रही है उसमें जिस पर्सन का इंटरेस्ट है, खाली इंटरेस्टेड पर्सन ही, देखो ये भी आ सकता है ऑब्जेक्शन में एनी पर्सन, लेकिन आपको याद रखना है इंटरेस्टेड पर्सन क्या कर सकता है? ऑब्जेक्शन को फाइल कर सकता है। कोई भी हितधारी व्यक्ति प्रारंभिक सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिन के अंदर अधिग्रहण के विरुद्ध आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। 60 डेज को मार्क कर लीजिए, और ऑब्जेक्शन वर्ड को, ठीक है। ऑब्जेक्शन, अब इसका सब क्लॉज ए देखिए, ऑब्जेक्शन किस लिए है? एरिया और सुटेबिलिटी ऑफ लैंड को लेकर, ठीक है। अ पर्सन में ऑब्जेक्ट दैट द सिलेक्टेड लैंड इज अनसुटेबल और एक्सेसिव, ठीक है, तो सुटेबल नहीं है जो एरिया है, ठीक है, तो वो किससे रिलेटेड ऑब्जेक्शन है? ऑब्जेक्शन रिगार्डिंग एरिया एंड सुटेबिलिटी ऑफ लैंड। तो ये सुटेबिलिटी पर आप अंडरलाइन कर लीजिए।
एग्जाम्पल प्रोजेक्ट को जो प्रोजेक्ट है उसके लिए 20 एकड़ की भूमि की जरूरत है, लेकिन 50 एकड़ भूमि जो है एक्वायर की जा रही है, तो आप इसका ऑब्जेक्शन ले रहे हैं। या आप दूसरा ऑब्जेक्शन ले सकते हैं रिगार्डिंग पब्लिक पर्पस। पर्सन क्या चैलेंज कर सकता है कि जो आपने पब्लिक पर्पस बोला है ये जेन्युइन है, तो पब्लिक पर्पस को भी लेकर आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। जैसे कि लैंड इज क्लेम टू बी नीडेड फॉर अ पब्लिक मार्केट बट इट इज एक्चुअली इंटेंडेड फॉर कमर्शियल यूज। आप बोल रहे हैं कि भूमि को हम सार्वजनिक पार्क के नाम पर लिया जा रहा है, ठीक है, पब्लिक पार्क के नाम पर आपने लैंड को क्या किया है, आप क्लेम कर रहे हैं, लेकिन नहीं, इसका वास्तविक उद्देश्य तो व्यावसायिक उपयोग है। और आप तीसरा क्या ऑब्जेक्शन ले सकते हैं, ऑब्जेक्शन रिगार्डिंग एसआईए फाइंडिंग, ठीक है, जो एसआईए है, एसआईए की रिपोर्ट है, आप उस पर ऑब्जेक्शन ले रहे हैं। जैसे कि रिपोर्ट ने तो खाली ये लिखा कि 20 फैमिली अफेक्टेड होगी, लेकिन असल में तो 60 फैमिली अफेक्ट हो रही है, तो आपने ये ऑब्जेक्शन लिया। तो आपने 60 दिन के अंदर अंदर प्रीलिमिनरी नोटिफिकेशन इशू होने के बाद 60 दिन के अंदर अंदर आपको ऑब्जेक्शन रेज करना है। 3 जो है ग्राउंड बताए गए हैं, सिटेबिलिटी, पब्लिक पर्पस और एसआईए रिपोर्ट। तो आप इसको याद करेंगे एसपीएस से, ठीक है, एसपीएस कौन से 3 ग्राउंड है, एसपीएस, तो आप ऑब्जेक्शन ले सकते हैं। अब देखिए जो सेक्शन 15 है उसका सबसेक्शन 2 क्या कहता है, सबसेक्शन 2 ये कहता है ऑब्जेक्शन मस्ट बी सबमिटेड इन राइटिंग टू कलेक्टर। ठीक है, 60 दिन के अंदर अंदर हमने ऑब्जेक्शन फाइल करना है, तो ये तो बता दो ऑब्जेक्शन हमें फाइल किसके पास करना है, तो कलेक्टर के सामने हमें ऑब्जेक्शन फाइल अपना करना है, रिटर्न में वो भी, ठीक है। अब कलेक्टर क्या करेंगे, कलेक्टर सुनेंगे, ठीक है, आपके ऑब्जेक्शन को पर्सनली सुनेंगे, ठीक है। तो अंडरलाइन कर लो, हर्ड इन पर्सन और बाय एनी पर्सन ऑथराइज्ड, अलाउ रिप्रेजेंटेशन थ्रू ऑथराइज पर्सन, या फिर किसी और के अगर आप ऑथराइज पर्सन है उसके थ्रू भी आपको सुना जाएगा। अलाउ करेंगे रिप्रेजेंटेशन थ्रू एडवोकेट, ठीक है, अधिवक्ता के माध्यम से भी सुनवाई की अनुमति दी जाएगी। कंडक्ट करेंगे फर्दर इंक्वायरी इफ रिक्वायर्ड, तो हर्ड किया जा रहा है, सुना जा रहा है, उसके बाद अगर फर्दर इंक्वायरी की जरूरत है तो वो किया जा रहा है। अब उसके बाद ये सारी रिकमेंडेशन वो भेज देंगे, रिकमेंडेशन ऑन सच ऑब्जेक्शन टू द गवर्नमेंट, ठीक है, किसको भेज दिया जाएगा, गवर्नमेंट को। अब देखिए इसमें बात की जा रही है कि एडिशनल रिपोर्ट की भी बात की जा रही है इसके अंदर। कलेक्टर साथ के साथ और क्या भेज रहे हैं, कलेक्टर भेज रहे हैं साथ के साथ एस्टिमेट एक्विजिशन कॉस्ट, अधिग्रहण में कितना जो है अनुमानित लागत लग सकती है, नंबर ऑफ अफेक्टेड फैमिलीज भी अब साथ में भेज रहे हैं, नंबर ऑफ फैमिलीज रिक्वायरिंग रिहेबिलिटेशन। अब साथ के साथ एक सेपरेट रिपोर्ट भी भेजी जा रही है, ठीक है, बेयर एक्ट में ये वर्ड लिखा है, ठीक है। अब इसका सबसेक्शन 3 कह रहा है डिसीजन ऑफ द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ऑन ऑब्जेक्शन शैल बी फाइनल। तो जो आपने ऑब्जेक्शन लिया उसमें जो गवर्नमेंट का डिसीजन क्या है, फाइनल है। देखो गवर्नमेंट खुद डिसाइड कर रही है चीजें, ठीक है। उसके बाद आ जाइए इस एमसीक्यू पर, विद इन हाउ मेनी डेज ऑब्जेक्शन कैन बी फाइल, 7 दिनों के अंदर अंदर आपको क्या है, आपत्ति दर्ज करनी है। जो ऑब्जेक्शन है, ये जो आपत्ति है किसको प्रस्तुत की जाती है, कलेक्टर साहब को। फाइनल डिसीजन किसका होता है आपत्ति पर, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का, समुचित सरकार का। अब आ जाइए सेक्शन 16 पर, प्रिपरेशन ऑफ रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट ऑफ स्कीम। ये कह रहा है सेक्शन पुनर्वासन एवं पुनर्स्थापना योजना की तैयारी करना। देखिए अब ये सेक्शन, इसका सबसेक्शन 1 कहता है आफ्टर पब्लिकेशन ऑफ द प्रीलिमिनरी नोटिफिकेशन एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर कौन, जिसको अपॉइंट कर रहे हैं, क्यों, अब वो रिहेबिलिटेशन जो है कराएंगे, रिसेटलमेंट कराएंगे, ठीक है, वो एडमिनिस्ट्रेटर। तो जैसे ही प्रीलिमिनरी नोटिफिकेशन प्रारंभिक सूचना है उसको प्रकाशित कर दिया, अब उसके बाद उसके पुनर्वासन और पुनर्स्थापन के लिए जो प्रशासक है प्रभावित परिवारों का सर्वेक्षण और जनगणना करेगा, ठीक है। अब ये है एडमिनिस्ट्रेटर क्या कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटर कंडक्ट कर रहे हैं सर्वे और सेंसस देखेंगे अफेक्टेड फैमिलीज का, ठीक है। तो सेक्शन 16 कह रहा है अपॉन द पब्लिकेशन ऑफ प्रीलिमिनरी नोटिफिकेशन अंडर सबसेक्शन 1 एंड सेक्शन 11 बाय द कलेक्टर। अभी हमने सेक्शन 11 में देखा ना कलेक्टर के पास भी पावर थी। सेक्शन 11 ओपन करो, साथ के साथ पढ़ेंगे। सेक्शन 11 में हमने क्या पढ़ा था कि पब्लिक जो है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को क्या करना है, प्रीलिमिनरी नोटिफिकेशन को पब्लिश करना है। फिर हमने पढ़ा
डिस्प्ले किया जाएगा, अपलोड किया जाएगा, इन्फॉर्म किया जाएगा, ठीक है। स्पेशल मीटिंग बुलाई जाएगी, नोटिफिकेशन में क्या क्या लिखा होगा, और नोटिफिकेशन के बाद फिर क्या होगा, और 2 महीने के अंदर अंदर लैंड रिकॉर्ड में कलेक्टर अपडेट करेगा, ठीक है। हमने यही बात पढ़ी। तो सेक्शन 16 ये कह रहा है, अपॉन द पब्लिकेशन ऑफ द प्रीलिमिनरी नोटिफिकेशन अंडर सबसेक्शन 1 और सेक्शन प्रीलिमिनरी नोटिफिकेशन अंडर सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 11 बाय कलेक्टर और administrator for rehabilitation and resettlement shall conduct a survey and undertake a census of the affected family, ठीक है। and in a such manner and within such time as may be prescribed with which shall include, अब देखिए अब क्या कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटर सर्वे कंडक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप एडमिनिस्ट्रेटर पर मार्क कर लीजिए और कर लीजिए कंडक्ट अ सर्वे और सेंसस अफेक्टेड फैमिली का। अब यही बताएंगे पर्पस क्या है, आइडेंटिफाई करने के लिए कि जो प्रभावित व्यक्तियों की पहचान करना और उनके अधिकार निर्धारित करना। तो ये जो एडमिनिस्ट्रेटर है ये बहुत इंपॉर्टेंट अथॉरिटी है लैंड एक्विजिशन एक्ट में, ठीक है। अब देखिए सबसेक्शन इसका सब क्लॉज ए क्या कह रहा है, डिटेल्स ऑफ लैंड एंड प्रॉपर्टी। ये सब क्लॉज कहता है जो डिटेल्स हैं एक्वायर लैंड की और इमूवेबल प्रॉपर्टी की अफेक्टेड फैमिली की उसको कलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो प्रत्येक प्रभावित परिवार की जितने भी फैमिलीज हैं जिनकी भूमि अधिग्रहित की गई है या जिनकी अचल संपत्ति को अधिग्रहित किया जाए उनका विवरण एकत्रित किया जाएगा, ठीक है। तो आप डिटेल्स कलेक्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डिटेल्स को आप क्या कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, पर्टिकुलर्स एक्वायर कर रहे हैं हर फैमिली का। बी क्लॉज क्या कहता है, डिटेल्स ऑफ लिवलीहुड लॉस। अब जब भूमि को आपने एक्वायर किया तो भूमि स्वामियों और भूमिहीन व्यक्तियों की आजीविका हानि, अब उसका विवरण लिखा जाएगा। डिटेल्स ऑफ लिवलीहुड लॉस बाय लैंड ओनर्स एंड लैंडलेस पर्सन शैल बी कलेक्टेड। सी क्या बोल रहा है, पब्लिक यूटिलिटीज एंड गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, जो प्रभावित सार्वजनिक सुविधाएं सरकारी भवन है उनकी भी सूची तैयार की जाएगी, ठीक है। तो जो पब्लिक यूटिलिटीज थी वो कितनी अफेक्ट हुई है, ठीक है, या जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं वो कितनी अफेक्ट हुई है इस लैंड एक्वायर करने की वजह से। उसके बाद बात की गई है सेक्शन डी में अमेनिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, वो कितना अफेक्ट हो रहा है, सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाएगी। कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स, ठीक है, उनका सारे डिटेल्स को कलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। सबसेक्शन 2 कह रहा है बेस्ड ऑन द सर्वे एंड सेंसस। अभी जो सर्वे और सेंसस किया जा रहा है इसके आधार पर क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेटर शैल प्रिपेयर अ ड्राफ्ट रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट स्कीम। अब यहाँ पर क्या प्रिपेयर कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटर प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, इस सर्वे के बेसिस पर ड्राफ्ट रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट स्कीम, ठीक है। DRRS, ठीक है, इसके ऊपर आप लिख लेना सबसेक्शन 2 के ऊपर DRRS, आपको याद रहेगा, ठीक है। यहाँ पर आपने लिख लिया कि डिटेल्स एक्वायर कर रहे हैं। देखिए आपका ये बेयर एक्ट है, लिख लो, कर लो अंडरलाइन, जब पढ़ोगे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि हाँ मैंने इसको पढ़ रखा है, अंडरलाइन किया हुआ है। अब देखिए अब ड्राफ्ट रिहैबिलिटेशन रीसेटलमेंट स्कीम बना रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटर। अब उसमें क्या क्या इंक्लूड कर रहे हैं, वो ये इंक्लूड कर रहे हैं कि जो लैंड ओनर है उनके बेनिफिट के बारे में अभी स्कीम ला रहे हैं ना कि मैंने ये सर्वे किया, इतनी फैमिली अफेक्ट हो रही है, इससे ये लॉस हो रहा है। अब आपने सिर्फ प्रॉब्लम थोड़ी ना बतानी, आपको तो सोल्यूशन भी बताना है। अब वो स्कीम बता रहे हैं कि जो लैंड ओनर्स है उनको बेनिफिट मिलना चाहिए, जो लैंडलेस पर्सन है उसको बेनिफिट मिलना चाहिए, गवर्नमेंट जो बिल्डिंग्स है वो प्रोवाइड होनी चाहिए, पब्लिक अमेनिटीज है उसको डेवलप किया जाना चाहिए, है ना। प्रत्येक भूमि स्वामी के अधिकार, भूमिहीन व्यक्तियों के अधिकार, पुनर्स्थापन क्षेत्र में सरकारी भवन होने चाहिए, ठीक है, और सार्वजनिक सुविधाएं एवं अवसंरचना। अब इसका सबसेक्शन 13 किस बारे में सबसेक्शन 3 किस बारे में बात कर रहा है कि ड्राफ्ट स्कीम मस्ट स्पेसिफाई द टाइम लिमिट फॉर इम्प्लीमेंटेशन। अब जो आपने ये स्कीम बताई है ना कि हम ये बेनिफिट मतलब मिलने चाहिए, अब ये स्कीम कितने टाइम में इम्प्लीमेंट होगी, ये तो नहीं है ना सिर्फ बता दिया आपने स्कीम बनेगी ये बेनिफिट होगा। अरे आप उसको इम्प्लीमेंट कब करेंगे, वो टाइम भी आपको स्पेसिफाई करना है, इम्प्लीमेंटेशन का बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टाइम लिमिट भी आपको क्या करनी है, उस ड्राफ्ट जो DRSS है उसके अंदर आप प्रेफर करेंगे,
उसके अंदर आप क्या इंक्लूड करेंगे डीआरएसएस में? टाइम लिमिट फॉर इम्प्लीमेंटिंग, ठीक है, इस स्कीम को करने के लिए, ठीक है। तो स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए वर्ड लिखते जाना, स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? टाइम लिमिट भी बता रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए सबसेक्शन 4 किस बारे में बात करता है? द ड्राफ्ट मस्ट बी वाइडली पब्लिश्ड एंड डिस्कस्ड इन ग्राम सभा एंड म्यूनिसिपैलिटीज। अभी जो ड्राफ्ट स्कीम है उसको क्या करना है? पब्लिसाइज करना है, ठीक है, डिस्कस करना है ग्राम सभा और म्यूनिसिपैलिटीज में। ये नहीं सिर्फ आपने स्कीम बना दी एडमिनिस्ट्रेटर साहब बात खत्म, नहीं, वो जो आपने प्रारूप योजना है उसका व्यापक प्रचार किया जाएगा, ग्राम सभा और नगर पालिका में इसकी चर्चा की जाएगी, ठीक है। तो इसकी वाइड पब्लिसिटी की जाएगी अफेक्टेड एरियाज में और ग्राम सभा में और म्यूनिसिपैलिटीज में। सबसेक्शन 5 क्या कहता है? पब्लिक हियरिंग मस्ट बी कंडक्टेड आफ्टर गिविंग एडिक्वेट पब्लिसिटी। जब आपने क्या किया? पब्लिसिटी की हो गई है कि ये स्कीम है, अब उस पर आपको पब्लिक हियरिंग करनी है, सुनवाई करनी है उस स्कीम पर, ठीक है। उसके बाद इसका लेकिन एक प्रोविजो ये है, इफ मोर देन वन ग्राम पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी इज अफेक्टेड, हियरिंग मस्ट बी हेल्ड इन ईच एरिया where more than 25% land is acquired। अगर ऐसा है कि एक से अधिक ग्राम पंचायत या फिर नगर पालिका प्रभावित हो रही है, तो प्रत्येक ऐसे क्षेत्र में सुनवाई की जाएगी जहां 25% से अधिक भूमि अधिग्रहित की जा रही है। अगर जैसे कि एक ग्राम पंचायत है, वहां पे सिर्फ 10% ही भूमि जो है एक्वायर की जा रही है, फिर वहां पर पब्लिक हियरिंग करने का कोई मतलब नहीं है, कोई बात नहीं, 10% है। लेकिन अगर ऐसे ग्राम पंचायत भी है जहाँ पे 25% से लैंड एक्वायर हो रही है, तो फिर वहां पर आपको क्या करना है? हियरिंग करनी ही होगी, ठीक है। तो ये 25%, 25% का आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। 25% अगर लैंड एक्वायर हो रही है, ठीक है, तो पब्लिक हियरिंग क्या है? इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद इसका एक और प्रोविजो है, इफ शेड्यूल एरिया, इन शेड्यूल एरिया कंसल्टेशन शैल फॉलो पैसा एक्ट। मैंने आपको बताया था पैसा एक्ट क्या है? पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरियाज एक्ट 1996। ये सेक्शन कह रहा है अनुसूचित क्षेत्र अगर है तो उसमें परामर्श पैसा एक्ट के अनुसार होगा, ठीक है। तो ये किससे रिलेटेड है? शेड्यूल एरिया से रिलेटेड है। सबसेक्शन इसका 6 क्या बात करता है? आफ्टर कंप्लीटिंग, अब पब्लिक हियरिंग हो गई है, अब एडमिनिस्ट्रेटर सबमिट करेगा अपना DRSS, ठीक है, और रिपोर्ट जो आएंगी क्लेम, जो उस रिपोर्ट्स पर क्लेम्स और ऑब्जेक्शन आएंगे, अब उसको कलेक्टर को सबमिट कर देगा, ठीक है। सार्वजनिक सुनवाई पूर्ण होने के बाद प्रशासक DRSS को और जो ऑब्जेक्शंस थे और क्लेम्स थे उनकी रिपोर्ट को कलेक्टर को प्रस्तुत करेगा, ठीक है। अब वो कलेक्टर को रिपोर्ट दे रहा है एडमिनिस्ट्रेटर। तो MCQ करते हैं इसके। हु कंडक्ट द सर्वे ऑफ अफेक्टेड फैमिली? जो सर्वे कर रहे हैं अफेक्टेड फैमिली का, वो कौन कंडक्ट कर रहे हैं? एडमिनिस्ट्रेटर कर रहे हैं, ठीक है, प्रशासक कर रहे हैं। जो DRSS है उसको कौन प्रिपेयर करता है? किस बेसिस पे जो है प्रिपेयर किया जाता है? सर्वे करके और सेंसस निकाल के अफेक्टेड फैमिली का जनगणना करके और सर्वेक्षण करके। पब्लिक हियरिंग जो आप कंडक्ट कर रहे हैं वो आप कब करेंगे? जब एक उसका अच्छा सा प्रचार हो जाएगा, ठीक है, पर्याप्त प्रचार के बाद, ठीक है। अब देखिए सेक्शन 14 में हमने SIA रिपोर्ट पढ़ी, वो लैप्स कर जाएगी, 12 महीने का कॉन्सेप्ट पढ़ा। अगर आपको ऑब्जेक्शन लेना है तो 60 दिन के अंदर ऑब्जेक्शन ले लो। सर्वे होगा, सेंसस होगा, फिर जो ये जो हमने DRSS पढ़ा था वो, फिर उसकी जो स्कीम हमने पढ़ी थी उसको पब्लिसाइज किया जाएगा, फिर उस पर पब्लिक हियरिंग होगी, फिर अब जो रिपोर्ट आएगी वो कलेक्टर को भेज दी जाएगी। SIA फिर एक्सपायरी 14 में पढ़ा, ऑब्जेक्शन वगैरह। अब हमारा सेक्शन 17 रिव्यू ऑफ रिहेबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट स्कीम, पुनर्वासन एवं पुनर्स्थापना योजना की समीक्षा। अब कलेक्टर क्या करेंगे? वो जो DRSS स्कीम थी जिसको एडमिनिस्ट्रेटर ने प्रिपेयर किया था उसको रिव्यू करेंगे, ठीक है। तो अब कलेक्टर क्या कर रहे हैं? रिव्यू कर रहे हैं स्कीम को, ठीक है, जो ड्राफ्ट स्कीम थी DRSS की उसकी। विद द प्रोजेक्ट लेवल रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट कमेटी कंस्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 45, ठीक है। अब जो समीक्षा हो रही है, कलेक्टर क्या करेंगे? धारा 16 के सबसेक्शन 16 के अंतर्गत जो प्रशासक द्वारा तैयार की गई पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना का जो प्रारूप की समीक्षा है, प्रारूप की समीक्षा धारा 45 के तहत गठित परियोजना स्तरीय समिति के साथ करेंगे। तो कलेक्टर साथ में कौन है? हमारी रिसेटलमेंट, रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट कमेटी।
एट द प्रोजेक्ट लेवल, जिसको सेक्शन 45 में कंस्टिट्यूट किया जा रहा है, दो अथॉरिटी हो गई, एक कलेक्टर साहब हो गए और एक कमेटी हो गई, ठीक है, आरआरसी। जैसे कि बिफोर फाइनल अप्रूवल ड्राफ्ट जो था आरआर स्कीम का, उसको कलेक्टर ने भी चेक किया और प्रोजेक्ट कमेटी ने भी चेक करा, ये इंश्योर करने के लिए तो जो अफेक्टेड फैमिली है उनको प्रॉपर बेनिफिट मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर ने तो बताया उस स्कीम में ये बेनिफिट मिलेगा, ये सब चीजें होंगी, अब उसको दोबारा चेक कर रहे हैं कलेक्टर, ठीक है। तो ये जो डीआरएसएस की जो आपने स्कीम बनाई है ना, डीआरएसएस स्कीम, उसको चेक कर रहे हैं कलेक्टर, ठीक है, और साथ में कौन कर रही है, आरआरसी, ठीक है। एग्जाम्पल, अगर 100 फैमिलीज जो है उनको डिस्प्लेस किया जाएगा तो कमेटी ये चेक कर रही है क्या उनको हाउस, रोड्स, स्कूल कंपनसेशन प्रॉपरली मिल रहा है इस स्कीम में, ठीक है। सबसेक्शन 2 ये कहता है अब रिव्यू हो गया, कलेक्टर सेंड कर देंगे ये जो ड्राफ्ट था रिहेबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट स्कीम का, अब अपने सजेशन के साथ कमिश्नर को भेज देंगे, ठीक है, फॉर रिहेबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट फॉर अप्रूवल। अब कलेक्टर साहब ने इसको किसको भेज दिया, कलेक्टर ने सबमिट कर दिया ड्राफ्ट को कमिश्नर को कि अब आप इस पर अप्रूवल लगा दीजिए। तो अब ये जो स्कीम है उसको कौन अप्रूव कर रहे हैं, स्कीम को अप्रूव कर रहे हैं कमिश्नर साहब, ठीक है। आप एक बात याद रखना, एक जैसे मैं आपको अथॉरिटीज बता रही हूँ, मैंने कलेक्टर की अथॉरिटीज बताई है ना, कलेक्टर एक अथॉरिटी है, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर है, ठीक है, और अब हमने देख लिया कमिश्नर भी है, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना है। तो देखो, कलेक्टर कैन नॉट फाइनली अप्रूव द स्कीम, जो एडमिनिस्ट्रेटर, देखो सबसे पहले लिखो एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर, उन्होंने बनाई बेनिफिट स्कीम, ठीक है, ठीक है, उन्होंने बनाई बेनिफिट स्कीम, उसको रिव्यू किया गया कलेक्टर ने, ठीक है, रिव्यू किया कलेक्टर ने, और रीसेटलमेंट और रिहेबिलिटेशन और रीसेटलमेंट कमेटी अंडर सेक्शन 45 वाली आरआरसी अंडर सेक्शन 45 वाली, उसके बाद उसको अप्रूव करेंगे हमारे कमिश्नर, ठीक है। देखो मैंने तो ये नोट्स ऐसे बना लिया, मैं जब भी इसको रिवाइज करूंगी ना तो मुझे प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो फिर आपको भी इस तरीके से लिख लेना है ऊपर, अगर आप देख पा रहे हैं। देखिए सेक्शन 17 किस बारे में बात करता है, अब देखिए कौन रिव्यू कर रहा है, सेक्शन 17 में रिव्यू कौन कर रहा है स्कीम को, तो स्कीम को रिव्यू कर रहे हैं कलेक्टर साहब, और इस स्कीम को फाइनली अप्रूव कौन कर रहे हैं, आयुक्त कमिश्नर साहब, ठीक है। तो अब देखिए अप्रूव होने के बाद अब जो स्कीम है उसको क्या किया जाएगा, उसका प्रकाशन होगा, ठीक है। अब अप्रूवल दे दिया है कमिश्नर साहब ने, तो अब अप्रूव्ड जो ये स्कीम है उसको अवेलेबल किया जाएगा पब्लिक के लिए, ठीक है, उसको सार्वजनिक किया जाएगा। और कैसे उसका पब्लिकेशन होगा, प्लेसेस बताए हैं, तो इस स्कीम को आपको लोकल लैंग्वेज में पंचायत ऑफिस में, म्यूनिसिपैलिटीज में, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस में, एसडीएम ऑफिस में, तहसील ऑफिस में, अफेक्टेड एरिया में, गवर्नमेंट वेबसाइट पे क्या किया जाएगा, अवेलेबल कराया जाएगा। तो ठीक है, अब यहाँ पे इस सेक्शन बेसिकली क्यों है, लॉ इंश्योर कर रहा है कि ट्रांसपेरेंसी रहे, इसलिए उन्होंने अप्रूव्ड रिहेबिलिटेशन प्लान को असेसिबल बनाया है हर किसी के लिए, ठीक है। तो अभी अप्रूव्ड जो है रिहेबिलिटेशन वाली स्कीम, इसको आपने अवेलेबल करा दिया लोकल लैंग्वेज में। तो कौन पब्लिश कर रहा है अप्रूव्ड आरआर स्कीम को, कमिश्नर ही जो है पब्लिश करा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इसके बाद है सेक्शन 19। सेक्शन 19 को हम कल कवर करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तो सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियोस के थ्रू ये एक्ट समझ आ रहा है, थोड़ा इजी लग रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ लॉ सिंप्लीफाई तरीके से हम समझ पा रहे हैं, तो एक अच्छा सा कमेंट जरूर ड्रॉप कीजिएगा। और अगर आप देखिए, मैं एक आपको ऑथेंटिक सजेशन दूंगी। देखिए जब आप इस नोट्स को पढ़ रहे हैं ना, तो आप अगर इस नोट्स को आपके पास रहेंगे ये नोट्स, और फिर आप इसको खुद से बेयरक्ट में पढ़ेंगे, तो आपकी रिवीजन और ज्यादा स्ट्रांग होगी, ठीक है। तो अगर आप मेरे नोट्स को मंगवाना चाहते हैं, तो मेरे इंक्वायरी नंबर पे कॉल करके आप इस नोट्स के थ्रू भी पढ़ सकते हैं। काफी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने नोट्स मंगवाए हैं, वो क्या कर रहे हैं, नोट्स के थ्रू अपने बेयर एक्ट में फिर इसको पढ़ रहे हैं, फिर टेस्ट सीरीज मंगाकर उसको
पूरा 100% अपनी कमांड ला रहे हैं। और ये बात मैं आपको एक क्लियर कर देती हूँ, देखिए एग्जाम वही स्टूडेंट निकालते हैं जिनको नॉर्मल स्टूडेंट से ज्यादा आता है। ऑब्वियसली 80% स्टूडेंट 80% एरिया कवर करके जाते हैं, लेकिन अब आपको पता है कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई होती है। तो जिसको 85 या 90% आता है, क्योंकि 100% तो हमें याद नहीं रख, अगर हम 100% पढ़ रहे हैं फिर उसमें से 90% हम कवर कर रहे हैं तब जाके 80% याद हो रहा है। तो उस तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हर एक सेक्शन को पढ़ना है, उसके बाद आपको जो भी रैपिड रिवीजन करनी है तो आप कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी आप इसके नोट्स जरूर पढ़ना, ठीक है। आप मेरे इंक्वायरी नंबर पे कॉल करके नोट्स मंगा लेना और फिर इस नोट्स के साथ अपनी तैयारी करना। आप देखना कि आप कितना अच्छे से अपने इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। और वैसे भी आप इतनी जगह इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, तो अच्छी जगह इन्वेस्ट कीजिए ना, ताकि आपका फ्यूचर भी सिक्योर हो, ठीक है। बेसिकली हम क्या चाहते हैं, अपने फ्यूचर को ही तो ब्राइट करना चाहते हैं ना, तो थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कीजिए, बहुत नॉमिनल चार्जेस हैं, ठीक है। मैं वैसे भी आपको पता है पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट करा रही हूँ, इसका बहुत कम नॉमिनल चार्जेस है, बट यही सजेस्ट करूंगी नोट्स लेके प्रिपेयर करो, टेस्ट सीरीज लगाओ, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू आर लाइकिंग द पहचान, please drop a good comment and don't forget to subscribe my channel. That's all for today. Bye bye. Take care.